हेलो दोस्तों, नमस्कार। अनूप गुप्ता पॉडकास्ट में आपका बहुत बहुत स्वागत है। और आज के इस एपिसोड में हम बात करने वाले हैं एक बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक के बारे में। आज हम बात करने वाले हैं हिंदुस्तान की सबसे बड़ी प्रॉब्लम। हर 4 में से 3 लोगों को प्रॉब्लम है, और वो प्रॉब्लम है मोटापा, मतलब ओबेसिटी की। और अभी रिसेंटली में प्रधानमंत्री मोदी जी ने बोला है हिंदुस्तान के लोगों को कि भाई अपने डाइट में 10% ऑयल कम करना शुरू कीजिए, क्योंकि आने वाले 10 साल में 40 करोड़ से ज़्यादा लोगों को ओबेसिटी होने वाली है। और मैं जानता हूँ, साइंटिफिकली प्रूवन है, ओबेसिटी इज़ द मदर फादर ऑफ ऑल लाइफस्टाइल डिजीजेस। अगर आपको बीपी, शुगर, थायराइड, पीसीओडी, अल्जाइमर, कैंसर, जॉइंट पेन, जो भी बीमारियां आप जानते हैं, उनकी शुरुआत कहीं ना कहीं आपकी वजन बढ़ने से होती है। एंड इट्स वेरी अनफॉर्चुनेट, ये रातों रात नहीं होता है। वजन के बढ़ने में 5, 10, 15 साल का वक्त लगता है। बाय द टाइम आप ब्लड टेस्ट कराते हैं और बीमारी हो जाती है, तब तक आपको बहुत देर हो चुकी होती है। तो वेट क्यों बढ़ रहा है? क्यों डाइट प्लान फॉलो करने के बाद भी वेट लॉस नहीं हो पाता? वेट लॉस करने के लिए क्या सही तरीका है? क्या डाइट लेनी चाहिए? एक्सरसाइज करना चाहिए कि नहीं करना चाहिए? इन तमाम सारे सवालों के जवाब देने के लिए आज हमारे बीच बेहद ही खास गेस्ट हैं, जो एक मिशन पे काम कर रहे हैं, फिट भारत मिशन पे काम कर रहे हैं, और जिन्होंने हजारों लोगों को, लाखों लोगों को हेल्प किया है उनकी लाइफस्टाइल डिजीज़ को रिवर्स करने में, और आज वो एक हेल्दी हैप्पी लाइफ को एंजॉय कर रहे हैं। सो मैं आपके बीच इनवाइट करने जा रहा हूँ नन अदर देन शिवांगी देसाई जी। कैसे हैं आप? एकदम बढ़िया। थैंक यू सो मच सर फॉर हैविंग मी। और थैंक यू सो वेरी मच, आपने टाइम निकाला इस पॉडकास्ट के लिए। शिवांगी मैम, आप एक हेल्थ कोच, न्यूट्रिशन वेलनेस में काफ़ी सालों से काम कर रहे हैं। तो सबसे बड़ी प्रॉब्लम जो आज हमारे देश में है वो है ओबेसिटी। मतलब मैं बाहर कहीं पे भी जाता हूँ, लाइन में देखता हूँ, मैक्सिमम लोगों का ये सेंट्रल गवर्नमेंट बाहर निकला हुआ है। मतलब हर 4 में से 3 लोगों का बेली बाहर निकला हुआ, ओबीस हैं। और अभी रिसेंटली मोदी जी ने बोला है कि अगर यही हाल रहा तो डायबिटीज़ में तो नंबर 1 है, ओबेसिटी में भी हम बहुत बड़ी रैंक, मतलब 40-50 करोड़ लोग ओबीस कैटेगरी में आएंगे। तो ऐसा क्यों हो रहा है ऑल ऑफ सडन? पिछले 40-50 साल पहले इतना ओबेसिटी नहीं था, बट अभी पिछले रिसेंटली 10-20 सालों में क्यों बढ़ रहा है? इसीलिए बढ़ रहा है क्योंकि कंफर्ट और लग्जरी बहुत ज़्यादा आ चुकी है। ओके। एक सर्वे ये कहता है कि एक इंसान जितना ज़्यादा सक्सेसफुल और अमीर होता है उतना ही चांसेस है कि वो ज़्यादा बीमार और ज़्यादा मोटा होने वाला है। तो ये एक नेगेटिव इम्पैक्ट है सक्सेस का। यस, पर मैं हम्म। ये नहीं कह रही हूँ कि सक्सेस के पीछे मत भागो। हाँ। हमारी जो एक लाइफस्टाइल बन चुकी है और जो माइंडसेट बन चुका है कि मुझे सफलता चाहिए, मुझे पैसा कमाना है, बिजनेसेस रन करने हैं, तो मुझे हेल्थ को कॉम्प्रोमाइज़ करना पड़ेगा। राइट। ये जो बिलीफ सिस्टम है ना, ये तोड़ने की ज़रूरत है। करेक्ट। आज लोग जो है, जब हम स्कूल में जाते हैं, हमने क्या सीखा था? यही सीखा था। 2 सेंटेंसेस हमें याद है कि बेटा स्कूल क्यों जाते हो, कॉलेज क्यों जाते हो? तो बोले मेहनत करो, पैसा कमाओ, मेहनत करो, पैसा कमाओ। एग्जैक्टली। बचपन में यही सीखा है, यही प्रोग्रामिंग है। यही प्रोग्रामिंग है। जी। तो कहीं हमें ये नहीं बताया गया या प्रोग्रामिंग ये नहीं किया गया कि बेटा पहले बॉडी के ऊपर फोकस करो, हेल्थ इज योर वेल्थ। हेल्थ वेल्थ वाला हमने डायलॉग सुन लिया है या राइट। पढ़ लिया है कहीं पे कोट, बट फॉलो नहीं किया है या देखा भी नहीं है कि कोई फॉलो कर रहा है। करेक्ट। तो आई थिंक इसीलिए ओबेसिटी बढ़ चुकी है। इट इज़ अनफॉर्चुनेट कि भारत का नाम कभी पहले माल न्यूट्रिशन में आगे था, आज ओवर ईटिंग में आगे है, या आज वी आर ओवर फैट बट अंडर नरिश्ड इन अ वे, अंडरनरिश्ड सो है। वी कांट करेक्ट। इवन से ओवर न्यूट्रिशन। बट कहीं ना कहीं ओबेसिटी जो है वो बच्चों में भी बहुत ज़्यादा बढ़ रही है, और इसीलिए आज 4 साल के बच्चे आते हैं फैटी लिवर के इश्यूज़ के साथ मेरे पास, और मुझे ऐसा लगता है कि यार 4 साल के बच्चे को क्यों ऐसा इश्यू होना चाहिए? 19 साल के बच्चे को डायबिटीज़ का इश्यू होता है, टाइप 2, टाइप 1 हो तो समझ सकते हैं। करेक्ट। बट ये सारे इश्यूज इसीलिए हो रहे हैं क्योंकि हम अवेयर नहीं है कि यस, बॉडी का जो बेस है, जो फाउंडेशन ऑफ लाइफ है, वही आपकी हेल्थ है। करेक्ट। तो अगर आप उसे ध्यान में नहीं रखते हो तो कहीं ना कहीं आप गलत दिशा में ही जा रहे हो। तो कहते हैं ना, हमारे पहला सुख निरोगी काया। जी। तो वही फाउंडेशन पे ही काम नहीं हो रहा है, तो इस वजह से हो रहा है। तो क्या क्या फैक्टर्स हो सकते हैं जिसकी वजह से लोगों का वजन बढ़ रहा है? सबसे पहला, हम दिन में 5 बार खाते हैं इन अ वे। अगर हमें छोटा भी मील ले ले करेक्ट। तो हम, क्योंकि इतनी बार अपने मुंह के अंदर कुछ जो भी निवाला डाल रहे हैं, वो हर एक निवाला डिसाइड कर रहा है कि मोटापा आएगा, बीमारी आएगी, या जवानी आएगी, और बीमारी भागेगी, क्या होगा। तो यू बीइंग मल्टीपल टाइम ईटिंग हो रही है मल्टीपल थ्रू आउट द टाइम डे। ईटिंग थ्रू आउट द डे। सो ईटिंग में भी बहुत सारे फैक्टर्स आएंगे। उसमें एक जो आपने बताया कि फ्रीक्वेंट ईटिंग हो रहा है, करेक्ट। लोगों को लग रहा है नहीं फ्रीक्वेंट कहाँ हो रहा है, बट आपने 1 बजे लंच लिया और 2 बजे किसी ने बिस्किट ऑफर करी, तो आधी बिस्किट भी तो आप खा रहे हो, तो अपने इंसुलिन को तो जगा रहे हो। हाँ, तो ये सबसे बड़ा मिथ जो लोगों को है कि ब्रेकफास्ट, लंच, डिनर ही खाना होता है। बीच बीच के जो मील्स या छोटी छोटी चीज़ें वो मंचिंग करते रहते हैं, दैट इज़ नॉट अ फूड, बट अगेन इट्स ऑल्सो अ फूड।
एब्सोल्युटली, यस। एब्सोल्युटली। आपको किसी ने बोला कि यार चलना, दोस्त के साथ बैठे हैं, आधा कप मेरे साथ शेयर कर लेना चाय, हाँ हाँ तो आपने सिर्फ वो दोस्ती के लिए चाय शेयर कर दी, बट वो दिन में और हफ्ते में और महीने में और साल में कितनी बार होता है? कंपाउंडिंग होगी वहाँ पे। कंपाउंडिंग बहुत ज्यादा हो रहा है। और यू बीइंग अ डायबिटीज एक्सपर्ट, हम्म, यू नो दिस इज वन ऑफ द मेजर कॉजेज ऑफ डायबिटीज, दिस इज वन ऑफ द बिगेस्ट रीजन। यस स्नैकिंग, यस फ्रीक्वेंट स्नैकिंग। मैं ऐसा नहीं कहती कि आप सिर्फ ब्रेकफास्ट लंच डिनर लो, आप भले 2 स्नैक एक्स्ट्रा ऐड करो, बट वो कॉन्शियस होना चाहिए। आप चूज कर रहे हो कि यस, ये टाइम पे मुझे भूख लगती है, मेरे बॉडी को जरूरत है, तो मैं खाऊं। करेक्ट। सो अनटाइमली स्नैकिंग is a very big factor of पॉइंट नंबर 1। obesity. यस Yes, that's point number 1, जी untimely snacking. तो जब रात को आप नेटफ्लिक्स पे शो देख रहे हो, तब इच्छा हुई, बाजू में चिप्स का पैकेट रखा है, खा लिया, अनटाइमली स्नैकिंग। या आप किचन में कुक करते करते आप कुछ भी ऐसे ही चख रहे हो, मजा आ रहा है, दैट इज अनटाइमली स्नैकिंग। शाम को 5 बजे ऑफिस में बैठे हो, बोर हो रहे हो, और आपका बिस्किट का पैकेट दिख गया और आपने ले लिया, दैट इज अनटाइमली। सो उसे आप अवॉइड करो। सेकेंड इज टू मच ऑफ सिटिंग। सो एक साइड हम ज़रूरत से ज़्यादा खा रहे हैं, दूसरी साइड ज़रूरत से कम हम लोग एक्सरसाइज कर रहे हैं। एक्सरसाइज छोड़ो, मूवमेंट ही नहीं कर रहे हैं ना, राइट। एक्टिविटी ही नहीं है। तो एक दिन में एक इंसान जो है एटलीस्ट 6 घंटे से ज़्यादा मिनिमम बैठता है कंटिन्यूअस लेवल पे, हाँ एट अ स्ट्रेच। एट अ स्ट्रेच। 6 घंटे से भी ज़्यादा एट अ स्ट्रेच, खड़े ही नहीं होता है। खाना भी डेस्क के ऊपर होता है, चलो अच्छा है कि वॉशरूम के लिए तो ब्रेक लेना पड़ता है, कुछ लोग तो पानी नहीं पीते तो उसका भी ब्रेक नहीं होता है। वेरी ट्रू। सो आई थिंक सिटिंग इज अ वेरी बिग कल्प्रिट। एक स्टेटमेंट भी, सिटिंग इज द नेक्स्ट इक्विवेलेंट टू स्मोकिंग। स्मोकिंग, मतलब आप अगर लगातार लंबे समय तक बैठे हैं तो जो स्मोकिंग का इम्पैक्ट आता है वो आपने वैसे ही क्रिएट कर लिया है। एब्सोल्युटली। और हमारे जॉइंट्स, हमारे बोन, हमारे हम्म, मसल्स के ऊपर जो वेर एंड टेयर हो रहा है और जो वो बिगड़ रहे हैं, वो तो हम्म। कोई काउंट ही नहीं कर सकता। मतलब जो पैर चलने के लिए दिए हैं ये हाँ, इनका यूज ही नहीं हो रहा है। यूज इट और लूज इट, सिंपल सा रूल है। इफ यू करेक्ट डोंट करेक्ट, यूज इट, यू लूज इट। सालों वेरी तक ट्रू। हमारी पूंछ थी, हाँ कभी कोई ज़माने में हमने यूज़ नहीं करी, इसीलिए वी अब वो वी आर नहीं नॉट, दिख रही। अब वो नहीं दिख रही है थैंकफुली। बट मुझे ऐसा लग रहा है कुछ सालों के बाद तो बिना गर्दन के लोग पैदा होंगे, क्योंकि उसको हम यूज़ ही नहीं कर रहे ना, नीचे ही देख रहे हैं, ऊपर तो देख ही नहीं रहे। वी आर कॉन्स्टेंटली इन द मोबाइल फोन, सो यू नो वी आर नॉट यूजिंग द नेक एरिया करेक्ट एट करेक्ट। ऑल, एंड वी आर सिटिंग एंड ये तो मतलब ऐसा हो जाएगा मैम, ये गर्दन गायब हो जाएगी, ये चेहरा और सीधा फ्रीज होके ऐसा आएगा, लाइक एग्जैक्टली वो एलियन टाइप से। 100%। और हो सकता है, आई एम नॉट किडिंग, ऐसा है ना, हो गॉड सकता है, नोज। यस क्योंकि वी आर नॉट यूजिंग द नेक एनी मोर। करेक्ट हम करेक्ट, लोग कॉन्स्टेंटली, और इसीलिए आप देखो कोई भी इंसान का पॉस्चर ही स्लाउच होता है, ऐसे ही बिल्कुल। होता है। सो दैट इज सेकेंड, सिटिंग। थर्ड जो है एक्सेस ऑफ शुगर। सो शुगर बुरा नहीं है, बट पहले के ज़माने में हम सिर्फ दिवाली में शुगर खाते थे, मिठाई खाते थे, वो भी घर पे बनाई हुई शुद्ध देसी घी में बना हुआ। राइट। पर आज हम एवरीडे बेसिस पे, साल में एक दिन तो छोड़ो, एवरीडे बेसिस पे खा रहे हैं, वो भी मल्टीपल टाइम्स खा रहे हैं, और हिडन शुगर भी खा रहे हैं। करेक्ट। तो वो अति हो चुका है। प्लस हमारा बॉडी जो है वो शुगर को तो शुगर के रूप में प्रोसेस करता ही है, बट करेक्ट। यू नो कि कार्ब्स को भी शुगर के रूप में प्रोसेस करता है। राइट। सो इट्स एक्सेस ऑफ कार्ब्स, रिफाइंड कार्ब्स स्पेशली, एंड एक्सेस ऑफ शुगर, जिसकी वजह से बॉडी में शुगर अल्टीमेटली फैट बनता है, और फिर वो बेली में मोस्टली जमा होता है, अलग अलग बॉडी टाइप के हिसाब से, कभी हिप्स में, कभी थाइज में, कभी आर्म्स में जमा होता है, और वो स्टबन फैट फिर बन विसरल जाता फैट जो है। बन जाता है, दैट कॉजेज इंसुलिन रेजिस्टेंस। एब्सोल्युटली, एब्सोल्युटली। और Right. फैटी लिवर से लेकर हार्ट अटैक से लेकर इंसुलिन रेजिस्टेंस इज द रूट कॉज। करेक्ट। और सो दिस इज द थर्ड, शुगर। चौथा अगर मुझे बताना हो, जो लोग अंडररेटेड भी है, अवॉइड भी करते हैं, इज स्लीप इश्यूज। आई एग्री 100%। इस पर कोई बात ही नहीं कर रहा, क्योंकि बात ही ब्लड नहीं। रिपोर्ट में स्लीप नहीं आती, ब्लड रिपोर्ट हाँ, में शुगर लेवल या पैरामीटर्स डिस्टर्ब आते हैं, पर उसका रूट कॉज Absolutely. नहीं आ पाता। तो बहुत सारे लोग मेरे पास आते हैं और कहते हैं कि देखो देखो मेरा शुगर बढ़ गया, या मुझे रिपोर्ट में फैटी लिवर आया, या हाइपरटेंशन, या व्हाटएवर, और वो उसे कम करने के चक्कर में जिम ज्वाइन कर लेते हैं, बट ये फोकस नहीं करते कि मैं 4 घंटे की नींद ले रहा हूँ, तो उस पर कहीं फोकस करें। उनको ये है कि नहीं नहीं, जिम में जाके वर्कआउट करके वजन कम कर लेना है, बीमारी दूर कर देनी है। जिम से भी पहले आता है स्लीप, बिकॉज Right. अगर आप सोओगे नहीं और अगर आप वर्कआउट करोगे, तो वो तो बॉडी को और ज्यादा आप घिस रहे हो, टॉर्चर कर रहे हैं, हैरेसमेंट टॉर्चर कर रहे हो। राइट। सो आई फील कि स्लीप जो है 7 से 8 घंटे की क्वालिटी स्लीप, और डीप स्लीप आज एक बहुत बड़ा प्रॉब्लम है। REM स्लीप अच्छी ना होना, या डीप स्लीप, रैपिड आई मूवमेंट और डीप स्लीप जो कंबाइन होकर रिस्टोरेटिव स्लीप बनती है। लोगों को सपने नहीं आते, या आते हैं, याद नहीं रहना इज ओके, बट लोगों को वो जो डीप गहरी नींद आनी चाहिए, जिसमें यू नो आपका बॉडी रिपेयर हो रहा है, राइट, वो कहीं ना कहीं चैलेंजिंग हो चुका है। स्लीप इश्यूज भी हैं।
बहुत ज़्यादा, और उसकी राइट। वजह से वेट लॉस में चैलेंजेस आने ही वाले हैं। स्ट्रेस का कोई रोल है? सबसे बड़ा रोल है, मैंने आखिर में इसीलिए रखा क्योंकि शुरुआत में रखती हूँ ना तो लोगों को लगता है बंद कर दीजिए ये पॉडकास्ट, स्ट्रेस का तो कुछ नहीं हो सकता। बट आई फील स्ट्रेस 80% रोल प्ले करता है, बाकी सारी चीज़ें 20% में आ जाएगी। वेरी ट्रू। सो इमोशनल हेल्थ बोलो या स्ट्रेस बोलो, जो इंसान स्ट्रेस में है, सिंपल है, स्ट्रेस हार्मोन हमारे बॉडी में एड्रिनल ग्लैंड जो है कॉर्टिसोल रिलीज करती है व्हेन एवर यू आर इन स्ट्रेस। तो जो स्ट्रेस है कॉर्टिसोल हार्मोन प्रोड्यूस करेगा, और कॉर्टिसोल इज इक्वल टू फैट, क्योंकि ज़रूरत से ज़्यादा जब कॉर्टिसोल प्रोड्यूस होता है वो सिर्फ और सिर्फ बॉडी में फैट ही अक्यूमुलेट करता है, स्पेशली बेली फैट, राइट। क्योंकि वो एनर्जी जो है रिलीज कर रहा है बिकॉज यू नीड टू फाइट और फ्लाइट, और वो एनर्जी यूज नहीं हो रही है, इसीलिए वो वापस स्टोर होके फिर फैट में कन्वर्ट हो जाती है। इवन ग्लाइकोजन भी कन्वर्ट होके फैट बन जाता है। सो द प्रॉब्लम इज कि हम लोग बैठे हैं, सिटिंग कर रहे हैं, एस, शुगर खा रहे हैं, एस, सेकंड एस, स्लीप इश्यूज है, एस, और स्ट्रेस ले रहे हैं, एस। ये चारों एस ने हमारे वेट लॉस को रोक के रखा है, और उल्टा वेट गेन ज़रूरत से ज़्यादा 10 गुना ज़्यादा हो रहा है। मतलब सब लोग करते हैं लेकिन जो नहीं हो पा रहा है वेट लॉस, फैट लॉस, बिकॉज दे आर नॉट फोकसिंग ऑन दीज एस। एब्सोल्युटली ये 4 एस की वजह से मतलब जो रिजल्ट मिलने चाहिए वो नहीं मिल पा रहे नहीं होते मिल हैं। पा रहा है। और चूंकि मैं खुद इस फील्ड में काम कर रहा हूँ एंड आई हैव सीन अ वेरी कॉमन पैटर्न, अगर किसी की स्लीप प्रॉपर नहीं है तो लेप्टिन और ग्रेलिन हार्मोन में इम्बैलेंस बिगड़ जाता है और उनको फिर क्रेविंग्स बहुत ज़्यादा आती है, मीठा खाने का बहुत मन कर रहा होता है ना। तो और स्ट्रेस तो डेफिनेटली उसका कोई सब्स्टिट्यूट है ही नहीं है। एब्सोल्युटली। और हम इस पे ज़्यादा बात नहीं करते, ज़्यादातर लोग मॉर्निंग वॉक या वर्कआउट या इसी पे ज़्यादा फोकस रहते हैं, बट जो Correct. डीपर लेवल के इश्यूज़ हैं इनको एड्रेस नहीं कर रहे होते। अमेजिंग। तो जैसा आपने बताया कि स्ट्रेस जो है या जो स्लीप है या जो डाइट का आपने बताया, तो सबसे पहले तो मैं जानना चाहूँगा कि आज इतनी सारे लोग डाइट प्लान लेते हैं कि मैंने ये डाइट प्लान ट्राई किया, मतलब फैट डाइट्स, कीटो डाइट, पेलियो डाइट और मेडिटेरेनियन डाइट, इतनी तरह की डाइट के नाम भी नहीं आते, पर फेल क्यों हो जाते हैं? जो बहुत सारे लोग डाइटिंग अकेली करते हैं या डाइटिंग पे फोकस रहते हैं, उनका 90% ज़्यादा केसेस होते हैं फेल हो जाते हैं। तो ऐसा क्या रीज़न है? जो भी फैट डाइट, योयो डाइट है, हाँ। जिसका कोई ना कोई नाम है, हाँ। उसका कोई ना कोई पर्पस है। करेक्ट। हम लोग बिना पर्पस समझे किसी को कॉपी करके फॉलो करते हैं, इसीलिए फेल होता है। हाँ, इन्होंने किया तो मैंने कर लिया, मेरे बाजू वाले ने किया, चाचा किसी ने किया और उन्होंने फॉरवर्ड कर दिया। सोशल मीडिया का ज़माना है। एब्सोल्युटली। सो फेलियर का सिंपल सा इक्वेशन है, फॉलो समवन ब्लाइंडली एंड यू विल फेल। तो फॉलो समवन ब्लाइंडली, हाँ, एंड यू विल फेल। ओके। ब्लाइंडली अपने दिमाग का इस्तेमाल किए बिना कोई साइंटिफिक वैलिडेशन आप कुछ भी अपने बॉडी पे, क्योंकि आपने कोई देख लिया, कोई किसी दोस्त को देख लिया, कोई रील देख ली और आपने फॉलो कर लिया। राइट। फॉलो करना बुरा नहीं है, बट गलत तरह से और गलत सिस्टम को गलत वक्त पे फॉलो कर लेना फिर, और वो बार बार करते रहना, वो आपके बॉडी के सिस्टम को इम्बैलेंस कर देता है। तो जो भी फैट डाइट है, सिंपल एग्जांपल है कि कीटो, क्या वो बुरा है, क्या वो अच्छा है? दोनों है। अच्छा कुछ कुछ केसेस में ज़रूर है, स्पेशली जिनको न्यूरोलॉजिकल इश्यू होते हैं उनके लिए कभी कभी कुछ केसेस में वो अच्छा होता है। वीगन डाइट उन लोगों के लिए अच्छा है कि जो बहुत ज़्यादा क्रॉनिक इश्यूज है शरीर में, बहुत ज़्यादा बीमारियां हैं, बहुत सारी दवाइयां ले रहे हैं, जिन्होंने पास्ट में बहुत कचरा जमा किया हुआ है, कुछ समय के लिए किए उनके लिए वीगन डाइट ठीक है। यस, खाने में सो शुरुआत में वो वीगन फॉलो कर सकते हैं, बट क्या जिंदगी भर ये सारे डाइट को फॉलो करना? एब्सोल्युटली नॉट। तो कोई भी डाइट जिसका नाम है वो जिंदगी भर फॉलो करने के लिए बना ही नहीं है। आपका बॉडी अलग है, आपका अपब्रिंगिंग अलग हुआ है, आप अलग रीजन से बिलोंग करते हो, आपके लाइकिंग डिसलाइकिंग सब कुछ अलग है। तो आपके हिसाब से आप डिसाइड करो कि क्या खाना, कितना खाना, कैसे खाना, और कोई भी फूड ग्रुप को छोड़ो मत, एक्सेप्ट इन सम केसेस। कभी कभी एलिमिनेशन प्रोटोकॉल में आप छोड़ते हो, दैट्स अ डिफरेंट स्टोरी। बट जैसे कुछ मुझे मिलेंगे और कहेंगे कि मैम मुझे तो आलू बहुत पसंद है पर मैंने छोड़ दिया है क्योंकि वज़न कम करना है, राइस छोड़ दिए हैं क्योंकि वज़न कम करना है। अब आप ज़िंदगी भर क्या छोड़ पाओगे? इंटरेस्टिंगली जब आप किसी को छोड़ने के बारे में बात करते हो ना, तभी वही याद आता है। हाँ, ये तो जब गर्लफ्रेंड the more you resist that the more it will you persist. या तो एंड जब आपको गर्लफ्रेंड छोड़ के जाती है, आपको उसी की याद आती है। जब वो आपके साथ थी शायद उतनी याद नहीं आ रही थी, या मे बी जब आपके डॉक्टर आपको बोल देते हैं कि अब आपको मीठा खाना अलाउड नहीं है, तो हर जगह बुफे में आपको मिठाई दे, लोग ऑफर करते हुए दिखेंगे। हाँ, उससे पहले आपको गुलाब जामुन नहीं दिखा था, अभी आपको दिख रहा है क्योंकि आपको मना किया है। सो व्हाट यू रेजिस्ट परसिस्ट, सिंपल सा रूल है।
तो उसके चक्कर में क्या करना, कोई भी फूड ग्रुप को मना मत करो. नो फूड इज गुड और बैड. ओके. पॉइजन तब बनता है खाना जब पोर्शन में गड़बड़ होता है. सो Okay. पोर्शन इज द पॉइजन. ओके. पोर्शन आप कितना लेते हो कोई भी खाना, वो खाने को अच्छा भी क्यों ना हो, ब्रोकोली अच्छी भी क्यों ना हो, जरूरत से ज्यादा लोगे आपके बॉडी में वो पॉइजन का काम करेगा. करेक्ट. तो एक्सेस ऑफ एवरीथिंग इज बैड. एक्सेस अति सर्वत्र वर्जयत, एनीथिंग इन एक्सेस इज पॉइजन. तो कोई भी खाने को आप मैं भी पिज्जा खाती हूँ, मुझे भी गुलाब जामुन पसंद है, गाजर का हलवा, बट बॉडी को डिजर्विंग इनफ बनाना है कि उसे डाइजेस्ट कर प्रोसेस कर सके. अभी हम डिजर्व नहीं करते और हम खा लेते हैं, हाँ. फिर वो जाके बॉडी में नुकसान करता है. करेक्ट. तो इसीलिए सबसे पहले आप कंट्रोल में आ जाओ और आप डिसाइड करो कि क्या कितना बैलेंस में खाना. पहले के ज़माने में जो सिंपल सा एग्जांपल है कि जो सर्विंग साइज हुआ करता था वो 1 या 2 लोग खा सके, या एक अगर सिंपल एग्जांपल दूं, 4 फैमिली मेंबर्स है जो खाना मंगवा रहे हैं, वो शेयर कर रहे हैं. बिल भी कम होता था और ओवर ईटिंग भी नहीं होता था. तो पैसे भी बचते थे और पेट भी बचता था. आज क्या हो रहा है, जो खाना हम मंगवा रहे हैं इंडिविजुअली मंगवा रहे हैं. हाँ. छोटा बच्चा है 5 साल का, उसका भी सेपरेट डिश होगा. और ये कल्चर आया वेस्टर्न कल्चर से. कि यूएस में मैं जब गई, पहली बार जब मैं गई, आई वाज शॉक टू सी किड्स मेन्यू अलग से है. तो किड्स में जो वहाँ पे बच्चे भी जो होते थे ना, पूरी डिश खत्म भी नहीं कर रहे तो पैक करके लेके जाते या छोड़ देते, बट मम्मी पापा शेयर ना करते. आई एम लाइक क्यों ये लोग शेयर नहीं कर रहे हैं. और जब हम शेयर करते हैं, मैं और मेरे साथ मेरे हस्बैंड वगैरह, तो हम शेयर करते तो दूसरे लोग एलियन के रूप में देखते, या वो जो वेटर है वो एलियन के रूप में देखता कि यार आप खाना शेयर कर रहे हो. करेक्ट. बट दैट्स आवर इंडियन कल्चर कि हम खाना शेयर करते हैं, बट वो कहीं ना कहीं धीरे धीरे मिस हो रहा है. कमर्शलाइजेशन कर दिया उन्होंने, और जो पैकिंग ज़्यादा, सर्विंग साइज बड़ा हुआ है, मतलब आपकी रिक्वायरमेंट भी नहीं है तो आपको ओवर ईट करना पड़ता है. एब्सोल्युटली. तो खाने के बारे में जैसा आपने बताया, तो एक बहुत अच्छी बात करते हैं कि लोग, सबसे बड़ा जो कन्फ्यूजन है इंडिया में, मैक्सिमम लोग ये बोलते हैं कि हम तो घर का बना खाना खाते हैं, और 90% से ज़्यादा लोग घर का बना खा के बीपी, शुगर, थायराइड, हार्ट अटैक से बीमार हैं. तो जिस चीज़ को वो खाना समझ रहे हैं, कहीं ना कहीं वहीं पर बहुत बड़ा डिजास्टर है उनके साथ में. खाने में क्या खाना, कब खाना, कितना खाना, कैसे खाना और कैसे पकाना, इन्हीं में कहीं ना कहीं लोग मिस्टेक कर रहे होते हैं. एंड दैट इज़ वाई दे आर नॉट एबल टू एंजॉय दैट फूड. तो शिवांगी मैम, जनरली जब लोग वेट लॉस के लिए बात करते हैं, तो मैंने देखा है कि एक घर पे जो मशीन रहती है वजन की, लेट्स एग्जांपल किसी, और जब वेट लॉस भी कब याद आता है कि घर में फंक्शन होने वाला है या शादी वादी कुछ होने वाली है, तो थोड़ा सा शेप में आना है या कम दिखना है. तो कोई 70 किलो का इंसान है और वो कैसी भी डाइटिंग करके 65 पे आ गए, ठीक है, उन्हें लगा कि मैंने कर लिया, लेकिन फिर 2-3 महीने बाद फिर वापस से वो ज़्यादा हो जाता है. तो एक्चुअल सही तरीका क्या है? वेट लॉस इज अ राइट वे, या बॉडी से फैट लॉस करना चाहिए? व्हाट इज द राइट अप्रोच? पहले तो वेट लास्ट पैरामीटर है जो आपको वेट लॉस दिखाता है. ओके. या आपको देखना चाहिए. वेट लॉस के लिए सबसे बुरा अगर कोई इंसान आधार रखता है तो वो है वेट. मत चेक करो वेट. ओके. इट इज जस्ट वन ऑफ द कंपोनेंट्स, बट वो सब कुछ नहीं है. और अगर आप देखते हो वेट लॉस एंड फैट लॉस, तो दोनों में ऑफ कोर्स ज़्यादा ज़रूरी फैट लॉस है. राइट. क्योंकि वेट लॉस का मतलब होता है मसल लॉस भी हो सकता है, मे बी फैट लॉस थोड़ा हो सकता है, वाटर लॉस, मिनरल, बोन डेंसिटी, क्या क्या लूज हुआ है आप नहीं जानते हैं. तो जब आप वेइंग स्केल के ऊपर आते हो और आप एक दिन देखते हो 61.2 और फिर दूसरे दिन देखते हो 61.7 और फिर तीसरे दिन खुश हो जाते हो देख के कि यार 60 हो गया, बट यू डोंट नो कि उसमें क्या कम हुआ है. आप अगर कार्ब्स भी कम खाते हो कोई दिन, तो वाटर रिटेंशन भी कम होता है, क्योंकि हर एक ग्राम ऑफ कार्ब जो है वो वाटर होल्ड करता है. तो जब वाटर लूज हो जाता है क्योंकि कार्ब्स आपने कम किए, तो उसमें भी बहुत आपका वेट लॉस दिखेगा स्केल के ऊपर. बट फिर दूसरे दिन वापस बढ़ जाएगा, बिकॉज आप ज़्यादा रोटी या राइस खाने ही वाले हो दूसरे दिन. राइट. पर फैट जो है, फैट लॉस क्यों ज़्यादा ज़रूरी है? क्योंकि जब आप 1 किलो फैट देखते हो, तो लेट्स से सिंपल एग्जांपल, अगर 1 किलो फैट इतना है तो 1 किलो मसल इतना होगा. तो मसल जो है वो साइज उसकी कम होती है, पर उसका डेंसिटी ज़्यादा होता है, वो हैवी होता है. फैट फ्लफी होता है तो थोड़ा मोटा होता है. तो व्हेन यू लूज फैट, तब शायद वेइंग स्केल के ऊपर नहीं दिखेगा, क्योंकि आपने हल्का सा मसल भी तो गेन किया है. टोटल अमाउंट दिख रहा है लॉस का. हाँ. सो मसल आपने गेन किया एक साइड, क्योंकि आप वेट ट्रेनिंग कर रहे हो, क्योंकि आप मसल गेन कर रहे हो. तो वेट थोड़ा सा उसके चक्कर में बढ़ा क्योंकि आपने मसल गेन किया.
और आपका फैट भी कम हुआ, तो अब आपकी साइज कम दिखेगी, मतलब कि इंच लॉस टोन्ड, होगा, हाँ टोन्ड लगेगा आपका बॉडी, बट वेइंग स्केल के ऊपर शायद सेम वेट है या हल्का सा ज्यादा भी हो सकता है, तो वो गलत दिखा रहा है अगर आप करेक्ट। उसे वेट लॉस का तो आधार मान रहे हो। इसके लिए मैंने कई बार ऐसा भी देखा है कि देर आर टू पीपल, राइट, दो लोग हैं जिनकी एज बराबर है, हाइट बराबर है, वेट बराबर है, मतलब दोनों का बीएमआई बराबर है, लेकिन दोनों की फिटनेस लेवल डिफरेंट है। एक इंसान जिसका बीएमआई, दोनों का बीएमआई बराबर है, लेकिन एक इंसान की बॉडी में फैट परसेंटेज अगर 60% से अबव है, दूसरे के में 30% से कम है या कम है, तो जिस पर्सन की बॉडी में फैट परसेंटेज ज़्यादा है वो फ्लफी दिख रहा है, बिल्कुल एंड उसमें लाइफस्टाइल डिजीज़ के रिस्क ज़्यादा हैं 100% कंपैरेटिवली जिसमें मसल मास अच्छा है, फैट परसेंटेज कम है। तो इसके लिए एक वो टेस्ट होता है जैसे बॉडी बॉडी कंपोजिशन टेस्ट, कंपोजिशन वो ज़्यादा बेटर होता है। 100% यस। तो आप बीएमआई तो सिर्फ एक बिगिनर लेवल का एक आउटडेटेड कॉन्सेप्ट है मेरे ख्याल से आउटडेटेड ये। है, हाँ, इम्पोर्टेंट है ऑफ कोर्स सिर्फ बिगिनर के लिए बिगिनर कि के चलो लिए। देख लो, पता हाँ, चल जाए आपको, कि ज़्यादा लोगों को पता ही नहीं होता है, राइट। तो एक रेफरेंस रेंज मिल जाता है कि चलो मैं कौन से रेंज में हूँ। बट उसके बाद का जो एडवांस स्टेज आता है दैट इज़ बॉडी कंपोजिशन। तो ओके, वो दिखाता है आपको कि आपके बॉडी में कितना मसल है, कितना फैट है, उसमें भी कौन सा किस्म का फैट। तो करेक्ट। विसरल फैट कितना है, तो जैसे विसरल फैट आपके बॉडी वेट के 10% से कम होना चाहिए, जो ज़्यादातर लोगों का ज़्यादा ही होता है। दैट्स द मोर डेंजरस काइंड ऑफ अ फैट। सबक्यूटेनियस एक दूसरा फैट होता है, ईजियर टू लूज, तो वो सब कुछ आपको दिखाएगा। और आप कौन सी कैटेगरी में आते हो, ओबीज या वेरी ओबीज या स्लाइटली ओबीज या ओवरवेट, कौन सी कैटेगरी है वो आपको दिखाएगा। करेक्ट। अब बीइंग ए डायबिटीज़ रिवर्सल कोच, मैं आप भी बता रहे थे, आप भी, आपके पास हर तरह के लोग आते हैं, तो अभी तक लोगों को ये कई बार ये ट्रस्ट हो ही नहीं पाता कि डायबिटीज़ या फैटी लिवर या पीसीओडी रिवर्स हो सकती है। तो कोई ऐसी केस स्टडी है आपकी, कोई एक्सपीरियंस आप शेयर करना चाहेंगे जहाँ पर बहुत एक्सट्रीम पे थे और बिकॉज ऑफ लाइफस्टाइल चेंज एंड राइट कोचिंग एंड मेंटरशिप की वजह से उनकी हेल्थ ट्रांसफॉर्म हुई हो? सो मैनी स्टोरीज आई हैव, बहुत सारी स्टोरीज है, और कुछ लोगों के साथ मैंने खुद पॉडकास्ट भी किया है अच्छा, ये लोगों को बताने के लिए कि क्या क्या हो सकता है। रिमेंबर हीरल शाह, उनकी कहानी सबसे एक्सट्रीम है, इसलिए मैं बता रही हूँ। ज़रूर। थैलेसेमिया मेजर था उनको ओके। जन्म से, आई मीन 4 महीने से थे तब से था। हुँ, तो मेजर में ऐसा होता है कि आपका हीमोग्लोबिन बहुत लो रहता है, 4-5 के आसपास, और जो फीमेल के लिए 12+ होना चाहिए, और उसमें किसी और का ब्लड चढ़ाना पड़ता है, हाँ, ब्लड ब्लड ट्रांसफ्यूजन करना ट्रांसफ्यूजन पड़ता करना है। पड़ता है। तो मुझे थैलेसेमिया माइनर है, ओके, बट हीरल को था थैलेसेमिया मेजर। नाउ इट्स अ बीमारी की जिसका कोई इलाज नहीं है मेडिकल इंडस्ट्री के पास, बस आपको हर फ्रीक्वेंट इंटरवल पर, हर हफ्ते या हर 10-15 दिन में किसी और का ब्लड चढ़ाना पड़ेगा। इट्स अ पेनफुल प्रोसेस, ट्रांसफ्यूजन करना पड़ता है, ज़िंदगी भर करना पड़ता है। माय गॉड! और बहुत कॉम्प्लिकेटेड कंडीशन होती है। इंडिया में बहुत सारे लोगों को है, फीमेल्स को है। तो जब ये कंडीशन थी उनको, मुझे याद है कि उन्होंने ना सिर्फ लाइफस्टाइल में बदलाव लाया, ना सिर्फ उन्होंने एक्सरसाइज, सब कुछ तो फॉलो किया, स्लीप, स्ट्रेस मैनेजमेंट, सब कुछ, बट सबसे ज़्यादा जो असर लाया वो चेंज योर लाइफ इवेंट में आया स्नेह सर के। ओके, कुछ सालों पहले, तो जब स्नेह सर का चेंज योर लाइफ इवेंट था, वो 2 दिन का उस वक्त हुआ करता था, जो अभी 3 दिन का है, अटेंड किया। उसके बाद उनका पूरा माइंडसेट शिफ्ट हुआ। उन्होंने मानना शुरू कर दिया कि जो अब तक नहीं हुआ वो हो सकता है, विच इज़ मुझे ब्लड ट्रांसफ्यूजन नहीं करवाना है। माइंडसेट से शुरू किया। फास्ट फॉरवर्ड टू टुडे, 8 साल हो चुके हैं। 8 साल के अंदर एक भी बार उनका ब्लड ट्रांसफ्यूजन नहीं हुआ। क्या बात कर रहे हैं? शी इज़ ऑफ ब्लड ट्रांसफ्यूजन। अभी सिर्फ और सिर्फ वो कंडीशन में वो लोगों को सिखा रहे हैं। नाउ शी हैज़ बिकम एन एजुकेटर, और वो ओके, लोगों को सिखा रहे हैं कि कैसे आप थैलेसेमिया फ्री बन सकते हैं। वाओ! शी हैज़ अमेजिंग! टेकन अप अ मिशन। वैसे ही बहुत सारी कहानियाँ हैं। यू नो, आई हैव प्रियंका हु इज़ ऑल्सो माई हेल्थ कोच। तो आई एम सो प्राउड ऑफ, और उनको एंडोमेट्रियोसिस था। एंडोमेट्रियोसिस अगेन ऐसी कंडीशन है कि जिस पीरियड रिलेटेड इश्यू, राइट, बहुत कॉम्प्लिकेटेड कंडीशन, मतलब इतना ज़्यादा सीवियर ब्लीडिंग होना जो आप संभाल ही ना सको, प्रेगनेंसी में इश्यूज आना, और बहुत सारे इश्यूज, सबको उन्होंने ओवरकम कर लिया। शी इज़ नाउ एंडोमेट्रियोसिस फ्री, ऑल बिकॉज ऑफ माइंड सेट, इमोशनल मैनेजमेंट, स्लीप मैनेजमेंट, न्यूट्रिशन सही लेना, एक्सरसाइज करना। ग्रेट। सो तो कैंसर से लेकर, डायबिटीज से लेकर, हाइपरटेंशन, फैटी लिवर, सब कुछ मतलब लोगों ने रिवर्स किया है परमानेंट लेवल पे। अमेजिंग। तो मतलब ये 100% पॉसिबल है, और
आज तो इतने सारे रिसर्च पेपर्स हैं, इतनी सारी क्लिनिकल ट्रायल्स हैं जो ये वैलिडेट करती हैं कि लाइफस्टाइल डिजीज आर 100% रिवर्सिबल। बट कहीं ना कहीं लोगों का जो माइंडसेट बना है हिंदुस्तान में कि एक बार अगर बीपी शुगर थायराइड पीसीओडी हो गया तो आपको ज़िंदगी भर दवाइयाँ लेनी पड़ेंगी। तो आप जो स्टोरीज जो आपने सक्सेस स्टोरीज बताई, वो मैं ऑडियंस को यही बोलना चाहूँगा कि गेट आउट ऑफ दिस नोशन, राइट। ज़माना बदल रहा है, चीज़ें बदल रही हैं। प्रॉब्लम कई बार लोगों के साथ भी है कि वो अपने आप को एजुकेट नहीं करना चाहते। बिल्कुल। नेटफ्लिक्स देखने के लिए टाइम मिल जाएगा, हम्म इंस्टाग्राम की रील के लिए टाइम मिल जाएगा, लेकिन किसी अच्छे पॉडकास्ट या किसी ऐसी एजुकेटिव ट्रेनिंग, जैसे आपकी कोई ट्रेनिंग प्रोग्राम्स होते हैं, वर्कशॉप होती हैं, उन्हें अगर आप अटेंड करें तो मे बी आपकी लाइफ का टर्निंग पॉइंट हो सकता है। एब्सोल्युटली यस, डॉक्टर ब्रूस लिप्टन, हाँ, बायोलॉजी बायोलॉजी ऑफ ऑफ बिलीफ, बिलीफ यस जो यस, उन्होंने लिखी, वो वही है कि आप जब मानते हो कोई चीज तो वो आपका डीएनए तक बदलना शुरू कर देता है। एग्जैक्टली। तो जब आप मानते हो कि ये तो रिवर्स ही नहीं होगा, तो तथास्तु हो रहा है उसके ऊपर, क्यों आप ऐसा मान रहे हो? यस। और अगर आपको लग रहा है दुनिया में तो एक भी केस ऐसा नहीं है कि जिसने रिवर्स किया हो, तो यू बी द फर्स्ट केस। कितने सारे लोगों ने रिकॉर्ड बनाए हुए हैं ना, तो जिसने रिकॉर्ड बनाए हैं उनके पास कौन सा रेफरेंस था? तो आप यू बी द चेंज मेकर एंड यू डिसाइड कि मुझे तो बस फुल स्टॉप लगाना है उसके ऊपर, मेरी बीमारी के ऊपर, एंड यू विल बी द क्रिएटर ऑफ योर लाइफ। आपको देखकर फिर कितनी सारी स्टोरीज क्रिएट होने वाली है। सही बात है। हमारे साथ भी बहुत सारे डॉक्टर्स हैं, पार्टिसिपेंट्स हैं जो 10-10, 15-15 साल से बीपी की गोली, मतलब टैबलेट, थायराइड की, क्योंकि मल्टीपल हेल्थ इश्यूज होते हैं डायबिटीज़ के साथ में, मल्टीपल हेल्थ करेक्ट इश्यूज। करेक्ट। एंड शुरुआत में इंटरव्यूज़ में बोलते हैं मेडिकल डॉक्टर्स कि हमारे सिलेबस में यही बताया गया है कि अभी तक अगर ये प्रॉब्लम होगी तो आपको लाइफ टाइम मेडिकेशंस लेनी पड़ेगी। तो जब आते हैं वो रिजिड माइंडसेट से आते हैं, बट जैसे जैसे वो प्रोटोकॉल स्टार्ट करते हैं, जब अपने साइकोलॉजी पे काम करते हैं, क्योंकि 90% ज़्यादा बीमारियां साइकोसोमेटिक डिसऑर्डर्स हैं आज की डेट में, करेक्ट। तो बिलीफ बदलने से बीमारियां ठीक हो सकती हैं। तो और आपने बहुत खूबसूरत एग्जाम्पल दिया कि अगर हम सोच बदलें तो सोचिए आपका डीएनए भी चेंज हो जाता है, आपके जेनेटिक एक्सप्रेशन को चेंज कर सकते हैं बिलीफ जस्ट बाय चेंजेस चेंजिंग योर योर। बायोलॉजी। ग्रेट ग्रेट। बिलीफ चेंजेस योर बायोलॉजी, बस वो उतना भी कहीं पे लिख के याद रखे ना। हाँ। तो बस यही बोलना है कि आई एम कम्प्लीटली हेल्दी, 100% फ्री ऑफ एनी इश्यूज। और मैं तो कहूँ इश्यूज शब्द भी यूज़ क्यों करना, यू कैन जस्ट से आई एम 100% हेल्दी एंड फिट, एंड यू विल सी कि आप हो जाओगे, उसमें कोई बड़ी बात है ही नहीं। और जितनी लाइफस्टाइल डिसऑर्डर है सारी की सारी प्रिवेंटेबल है, सारी की सारी प्रिवेंटेबल, भले जेनेटिक भी क्यों ना हो, सब कुछ प्रिवेंट कर सकते हो आप, या तो रिवर्स कर सकते हो अगर आप बस एटलीस्ट सिम्टम्स को रेमिशन में डाल सकते हो, जिसको टेक्निकली रिवर्सिबल नहीं बोला जा सकता, रेमिशन में डाल सकते हो, बट हेल्दी लाइफ तो जी सकते हो। अब ये जो पॉडकास्ट जो खासकर जो हार्डकोर हेल्थ मेडिकल वाले देख रहे होंगे, उन्हें तो लगा ये क्या उल्टी बातें कर रहे हैं, तो ये चीज़ क्या डॉक्टर्स को नहीं मालूम है? प्रॉब्लम मैं बताती हूँ आपको। मैंने जो 1600 हेल्थ कोचेस तैयार करे हैं उसमें बहुत सारे मेडिकल डॉक्टर्स भी हैं, और ये खुद मुझे ये कहते हैं कि अनफॉर्चुनेटली जो ट्रेडिशनल एजुकेशन सिस्टम है उसमें अपग्रेडेशन इतना आया नहीं है अब। ब्रिटिश के टाइम पे चल रहा है। हाँ, वो भी है, और उसमें क्या है कि दे आर द डॉक्टर ऑफ मेडिसिन, राइट? तो मेडिसिन के ऊपर ही पढ़ाई करी है ना, उनको ना न्यूट्रिशन। देयर इज अ बुक व्हाट योर डॉक्टर डजंट नो अबाउट न्यूट्रिशन मेडिसिन मे बी किलिंग यू, डॉक्टर रे स्ट्रैंड। तो उन्होंने उस किताब में लिखा है लेस देन 6% ऑफ द डॉक्टर्स रिसीव एनी फॉर्मल एजुकेशन इन न्यूट्रिशन। मतलब जिस डॉक्टर के पास आप जा रहे हो दवाइयाँ लेने के लिए, उनको न्यूट्रिशन का साइंस समझाया ही नहीं है, तो वो कैसे बताएंगे? सही बात है। वो कैसे बताएंगे आपको? और या तो टाइम नहीं है उनके साथ बताने, तो उनका दोष नहीं है। डॉक्टर्स आर डूइंग वंडरफुल वर्क फॉर द सोसाइटी एंड आई रियली रिस्पेक्ट देम। मेरे टीम में बहुत सारे डॉक्टर्स हैं, आई रियली रिस्पेक्ट देम, बट वी शुड नॉट एक्सपेक्ट फ्रॉम देम कि वो आपको ये कहे कि आप दवाई ना लेके आप ये चीज़ लो या लाइफस्टाइल पे फोकस करो। उनको पढ़ाया है 6 साल 7 साल 8 साल, उन्होंने वही पढ़ा है कि मेडिसिन कौन सी लेना, तो वो वही बताएंगे किस सिम्टम पे क्या दवाई दी जाती है, उनको वही नॉलेज है। yes, तो कहने का मतलब ये है कि जब लाइफस्टाइल की बात आती है तो ये समझिए कि अगर आपको सोना खरीदने जाने हैं, सोना लेने जाना है मार्केट में, तो और आप सलाह लेने जा रहे हो किसी सब्जी भाजी वाले से, मतलब उसको सोने की नॉलेज ही नहीं है। सुनार से पूछोगे तो बताएगा कि भाई ये कितने कैरेट का गोल्ड है। इसीलिए एक ज़माना था जहाँ डॉक्टर्स की ज़रूरत थी, अब ज़माना आ चुका है लाइफस्टाइल कोचेस का, अब ज़माना आ चुका है हेल्थ कोचेस का, जिनको लाइफस्टाइल के बारे में नॉलेज है, जिनको माइंडसेट की नॉलेज है, जिनको ह्यूमन बिहेवियरल की नॉलेज है। मतलब एक कंप्लीट एक पैकेज है एज अ हेल्थ कोच, एज अ वेलनेस कोच। एंड डॉक्टर्स आर आल्सो इक्वली इम्पोर्टेंट, आई विल से, बिकॉज अक्यूट
जब कोई भी चैलेंजेस आते हैं उसमें सिर्फ डॉक्टर हेल्प हाँ कर वहाँ सकते तो हैं। ज़रूरत है हाँ, बट जो लेकिन लाइफस्टाइल यस रिलेटेड है यस उसमें डेफिनेटली अलोंग साइड द डॉक्टर्स हाँ अगर हेल्थ कोचेस, पैरेलल लाइफस्टाइल काम करें। कोचेस पैरेलल काम करे तो आई एम श्योर कि समाज को हम बहुत कुछ दे सकते हैं। अमेजिंग। तो अब ज़्यादातर लोग जिनका वजन बढ़ा हुआ है, हम्म खासकर आप के पास ऐसी मेरे पास भी ऐसे वुमेन्स रहते हैं कि ओवरऑल टोटल वेट तो हो गया लॉस, लेकिन ये बेली का जो फैट है ना, ये तो बड़ा ज़िद्दी है, मतलब हम्म जाते ही नहीं है, कुछ भी कर हम्म लो। तो ऐसा क्या रीज़न है, और इसको अगर लूज़ करना है तो हम्म क्या करना चाहिए? एक सिंपल सा एग्जाम्पल है, बेली फैट क्यों बढ़ा है, एक ही मेन वजह है, ज़रूरत से ज़्यादा खा लिया है और जितना मूव करना चाहिए था उतना नहीं किया है। ये ओके सबसे बेसिक, सबसे फंडामेंटल, और मतलब उसका ओके एग्जाम्पल मैं दे देती हूँ तो समझ आ जाएगा। फ्रिज का इस्तेमाल हम करते हैं, क्यों हाँ हाँ करते हैं तो बोले एग्जाम्पल, आप जो खाना खा रहे हैं, लंच खा रहे हैं, जो भी बचा हुआ है वो हम फ्रिज में रखते हैं, शाम को बाहर निकालते हैं, यूज़ कर लेते हैं, किसी को दे देते हैं, दूसरे दिन वापस से कुछ बचा रखा और शाम को क्लियर कर दिया। अब राइट इमेजिन करिए कि आपने जो भी खाना बचा हुआ है हर दिन का वो फ्रिज में रखते गए बट निकाला ही नहीं, तो क्या होगा, फ्रिज ओवरलोडेड हो जाएगा। राइट हमारा भी बेली फ्रिज है, तो हम जो खाना खा रहे हैं और जो इस्तेमाल नहीं कर रहे हैं, वो जो गैप है, बचा हुआ खाना आपके बेली में एक्सेस कैलोरीज हो। एक्सेस कैलोरी स्टोर हो रहा है। राइट अब आप निकालोगे कैसे उसे शाम को, तो बोले हो सकता है वर्कआउट के माध्यम से या कोई ना कोई किस्म की फिजिकल एक्टिविटी से, राइट वो एक सबसे इफेक्टिव तरीका है। बट आप वो करते नहीं हो, प्लस आपने एक्सेस कैलोरी और डाल दी, तो ये फ्रिज जो है वो ओवरलोडेड हो जाता है। हमारे फ्रिज की फिजिकल कैपेसिटी है कि वो बढ़ नहीं सकता, बट ये हाँ, फ्रिज 150 लीटर का फ्रिज है तो उसमें इतनी हाँ स्पेस आएगा। ये फ्रिज बढ़ेगा, इसकी ओके कैपेसिटी है। फैट तो जितना एक लिमिट आपके तक, बॉडी में और जिस दिन फूटता है उस दिन आईसीयू में दिखते हैं, फिर ब्लास्ट बिल्कुल होता है तो उस दिन फिर आईसीयू जाना पड़ता है। बिल्कुल एब्सोल्युटली। सो बॉडी की फैट की कोई लिमिट नहीं है कि भैया आप है ना 50 किलो से ज़्यादा या 2 किलो या वॉट एवर किलो से ज़्यादा आप फैट गेन नहीं कर सकते, कोई लिमिट ही नहीं है। क्यों? क्योंकि भगवान ने सर्वाइवल मैकेनिज्म दिया है कि फैट एक ऐसा, आप कहो सेल एक ऐसे सेल है, फैट सेल, एडिपोज टिश्यूज आप बोलो, इन अ वे तो बेली फैट एक ऑर्गन की तरह हो चुका है अभी, जो हिस्टामिन और बहुत सारे इन्फ्लेमेटरी हाँ मार्कर्स भी प्रोड्यूस कर रहा है। सो आई विल कॉल इट एन ऑर्गन इन अ वे। हम्म तो ये ऐसा बन चुका है कि जो एक लौता ऐसा है जिसका कोई लिमिट नहीं है कि जितना फैलना है उतना फैल जाओ। करेक्ट तो सोल्यूशन क्या है इसका? सोल्यूशन है नीट। शुरुआत में नीट, NEAT, नॉन एक्सरसाइज एक्टिविटी थर्मोजेनेसिस, ओके वेरी इंपॉर्टेंट। इसीलिए क्योंकि लोग है ना जिम में जाके 1 घंटा वर्कआउट करते हैं बट पूरे दिन के दौरान बैठे रहते हैं, राइट तो वो 1 घंटे का वर्कआउट कोई काम में नहीं आने वाला है, स्पेशली टू गेट रीड ऑफ द बेली फैट। ओके तो उसके लिए क्या करें, पूरे दिन के दौरान हर आधे पौने घंटे पे खड़े होके 3 मिनट का वॉक करो या 1 मिनट का स्टेयर्स क्लाइंबिंग। दिस इज एक्सट्रीमली पावरफुल। क्या बात कर रहे हैं, बस इतना सा करने से? यस, दिस इज कॉल्ड एक्सरसाइज स्नैक। मैं जब हार्वर्ड से पढ़ रही थी, हार्वर्ड मेडिकल स्कूल, वहाँ ये कंसेप्ट मैंने सीखा था। इट्स कॉल्ड ओके एक्सरसाइज स्नैक। ओके और वहाँ जो मेरे प्रोफेसर थे उन्होंने ये बताया था, आई क्लियरली रिमेंबर हाउ शी गेव इम्पोर्टेंस टू एक्सरसाइज स्नैक्स। उन्होंने कहा कि आप जो वर्कआउट करते हो 1 घंटे का जिम में, उससे भी पावरफुल इवन फॉर डायबिटिक्स ओके होता है एक्सरसाइज स्नैक्स। मतलब आप हर 1 घंटे पे या हर आधे पौने घंटे पे कुछ ना कुछ करो। वो एक पुशअप हो सकता है, एक स्क्वाट हो सकता है, एक सूर्य नमस्कार हो सकता है, 10 जंपिंग जैक्स हो सकते हैं, ट्रैम्पोलिन, जैसे मेरे घर पे हाँ मैंने वर्क एरिया के पास में ही ट्रैम्पोलिन रखा है, तो 10 जंप्स ट्रैम्पोलिन के कर लिए, टेक्स 10 सेकेंड्स, तो ज़्यादा वक्त भी नहीं लगता है। राइट और कोई भी ये कहे कि मैं बहुत बिजी हूँ तो उनके लिए भी एक्सक्यूज़ नहीं है, बिकॉज इट टेक्स ओनली 10 सेकेंड्स। एक करेक्ट पुशअप करने में 10 सेकेंड से ज़्यादा राइट नहीं लगेगा, एक सूर्य नमस्कार में 10-12 सेकेंड से ज़्यादा नहीं लगेगा करेक्ट इफ़ यू आर डूइंग फास्ट। सो ये सारे कुछ एक्सरसाइज स्नैक्स है जो अगर आप फॉलो करते हो, यू विल सी विद इन 1 मंथ, या मैं कहूँ 2 हफ्ते के अंदर, यू विल नोटिस सम चेंज जो मतलब आपको वर्कआउट पर्टिकुलर से नहीं आ बेली रहा एरिया था। में ओवरऑल वेट में फैट में? ओवरऑल वेट कम होता है, ओके जिससे बेली थोड़ा सा आपको, ऐसा नहीं है कि इंच वाइज बहुत कम हो जाएगा 15 दिन में, नहीं, यू नीड पेशेंस फॉर दैट फॉर श्योर, क्योंकि करेक्ट वो आखिरी में जाता है बेली फैट, पर आपको हल्का महसूस होगा। ऐसा क्या होता है जब ये आप एक्टिविटी करते हैं तो बॉडी में ऐसा क्या फिजियोलॉजिकल चेंज होता है जिसकी वजह से इम्पैक्ट आता है? सिंपल है, आप जो भी खाना खा रहे हो ग्लूकोज में कन्वर्ट हो रहा है, राइट ग्लूकोज फिर ग्लाइकोजन में कन्वर्ट होके मसल्स में लिवर स्टोर, मसल में स्टोर होता है, करेक्ट और फिर वो फैट में जमा हो जाता है, विच एवर इज अनयूज्ड इन योर राइट बेली और वॉट एवर एरियाज। ठीक है
अब क्या होता है, जब आप एक्सरसाइज नहीं करते हो तो वो तो फैट वैसे का वैसा जेली की तरह पड़ा हुआ है, बट जब आप एक्सरसाइज करते हो उस वक्त आपने देखा कि आपके ब्लड सर्कुलेशन बढ़ जाता है और एनर्जी जो आ जाती है आपके अंदर, और जो एनर्जी इस्तेमाल हो रही है तो वो एनर्जी इस्तेमाल होने के लिए क्रिएट हुई ना पहले बॉडी में, तो वो जो क्रिएट हुई फैट और ग्लाइकोजन स्टोर्स को यूज़ किया और उसमें से ग्लूकोज बना। अब ये ग्लूकोज जो है आप इस्तेमाल कर रहे हो अपने वर्कआउट में या डेली रूटीन या नीट में, नॉन एक्सरसाइज एक्टिविटी थर्मोजेनेसिस, जो एक्सरसाइज स्नैक हमने देखा, उसकी वजह से क्या होगा, आपके अंदर जो ग्लाइकोजन स्टोर और जो फैट स्टोर्स है धीरे धीरे उसका लेवल कम आना शुरू हो जाता है। आपका कहने का मतलब है कि जब हम ऐसी एक्सरसाइज स्नैकिंग करते हैं तो ऑलरेडी ब्लड में ग्लूकोज लेवल्स हैं, वो यूटिलाइज नहीं होंगे, स्टोर्ड वाले यूटिलाइज होंगे। नहीं, पहले ब्लड में जो ग्लूकोज है पहले वही यूटिलाइज होता है। हमने तो बहुत कम सा एक्सरसाइज किया है फिर भी होगा यूज, इसीलिए क्योंकि आपके ब्लड में, आपके बॉडी में टोटल होता है 5 लीटर्स ब्लड, अप्रोक्सीमेटली 5 लीटर ब्लड होता है। अब बहुत टेक्निकल है बट एकदम आसान भाषा में अगर हम समझते हैं तो जो आपका फास्टिंग ग्लूकोज होता है, फास्टिंग ब्लड शुगर, जो एक एवरेज नॉर्मल गिना जाता है, दैट इज अराउंड 100। सो अगर उसको हम कैलकुलेट करें, रिवर्स इंजीनियर करें ना, तो उसमें आता है दैट इज 100 जब आपका mg पर डेसीलीटर है, अगर उसे आप ग्राम में कन्वर्ट करो, फिर आप उसे और ज़्यादा आगे लेकर जाओ तो इट कम्स टू 5 ग्राम पर लीटर ऑफ योर, सो दैट विल बी 1 स्पून इन योर 1 स्पून। यस, सो आपके ब्लड में अप्रोक्सीमेटली 1 स्पून से ज़्यादा ज़रूरत नहीं है शुगर की। तो आपका पैनक्रियास कॉन्स्टेंटली वर्क करता है कि ब्लड से शुगर निकाले, अगर ज़्यादा है तो इंसुलिन प्रोड्यूस करके, और अगर कम है तो ग्लूकागॉन रिलीज करके बढ़ाए। तो ये जो एक डेलिकेट बैलेंस है, हमें लगता है कि ब्लड में बहुत सारा शुगर होगा बट बहुत सारा नहीं होता है, वो स्टोरी हो जाता है। या तो आपके इंसुलिन, कोई अगर इंसुलिन के ऊपर है, कोई दवाइयाँ ले रहा है, और वॉट एवर द कंडीशन, वी फर्स्ट व्हेन वी एक्सरसाइज वी यूटिलाइज द ग्लूकोज, और फिर कुछ समय के बाद आपके ग्लाइकोजन और फैट स्टोरेज यूज होना शुरू हो जाता है। ये एक बहुत अच्छा हैक बताया आपने कि ये एक्सरसाइज की स्नैकिंग कर सकते हैं। तो अभी वो खाने की स्नैकिंग की जगह ये वाली स्नैकिंग आप करेंगे तो इससे वेट लॉस, फैट लॉस में थोड़ा सा इजाफा होगा। बिल्कुल, एंड इट्स नॉट जस्ट अबाउट यूटिलाइजिंग द ग्लूकोज, जैसे आपने कहा कि 1 मिनट में कितना ग्लाइकोजन स्टोर यूज होगा, इट्स नॉट अबाउट दैट, इट्स अबाउट द कंपाउंडिंग इफेक्ट जो हो रहा है ओवर ए पीरियड ऑफ टाइम। समझ में आएगा। ऐसा हम लॉजिकली ये नहीं सोच सकते कि अरे 1 मिनट में तो कितना फैट और कितना ग्लाइकोजन, बट देन अगर आप बैठे रहते हो तो उसका जो नुकसान हो रहा है, वर्सेस आप एवरी 1 आवर, एवरी 30-40 मिनट जब आप खड़े हो रहे हो और कुछ ना कुछ कर रहे हो, तो उसके जो आफ्टर इफेक्ट आ रहे हैं, इट्स नॉट जस्ट 1 मिनट ऑफ एक्टिविटी, 1 मिनट के बाद आपके बॉडी में जो बदलाव आया है जब आप बैठे भी हो, तो वो भी तो काउंट होता है। प्लस उसके अलावा भी बहुत सारी चीज़ें हैं जो होती है आपके बॉडी में, ब्लड सर्कुलेशन जो बढ़ता है, ऑक्सीजन लेवल जो इम्प्रूव होता है, उससे जो एडेड एडवांटेजेस है, न्यूट्रिशन जो ज़्यादा जा रहा है, दोज आर ऑल्सो अदर फैक्टर्स व्हिच आर। ये मैंने पर्सनली एक्सपीरियंस किया है। मैं अपने पार्टिसिपेंट्स को एक एक्टिविटी के लिए बोलता हूँ, स्टेयर क्लाइंबिंग के लिए, एंटी ग्रेविटी एक्सरसाइज, 20 to 30% रिडक्शन होता है इमीडिएटली। ब्लड शुगर अगर कोई अभी ग्लूकोमीटर से चेक करे एंड सिर्फ 5 to 10 मिनट्स के लिए स्टेयर क्लाइंबिंग करें, 10 to 20% इमीडिएट ब्लड शुगर ड्रॉप होता है। सो दिस इज अमेजिंग, क्योंकि बॉडी की लार्जर मसल्स यूज होती हैं तो वो ब्लड शुगर को अपटेक करती हैं। बट ग्रेट। एंड जब आप एवरी 30-40 मिनट्स पे एक्टिव होते हो, ऑफ कोर्स मेटाबॉलिज्म बूस्ट होता है, सो आपके मसल्स अब बेटर वर्क करेंगे। तो आप पहले जो खा रहे थे, लेट्स से 500 कैलोरी बॉडी में डाल रहे थे, बट वो सारा का सारा स्टोर हो रहा था लेट्स से मेजॉरिटी फैट में, तो अब क्योंकि आप एक्टिव हो तो आपके मसल भी एक्टिव हो रहे हैं, मेटाबॉलिकली एक्टिव हो रहे हैं, तो अब वो खाना जो है थोड़ा मसल भी यूटिलाइज कर लेगा। राइट। तो जब हम बात कर रहे हैं फैट लॉस की, लेकिन खासकर वुमेन्स में मतलब ऐसा देखा गया है कि उनमें हार्मोनल इम्बैलेंस बहुत ज़्यादा रहता है एज़ कम्पेयर टू मेल। करेक्ट। तो क्या उसका भी इम्पैक्ट रहता है वेट लॉस, फैट लॉस पे उसकी वजह से? 100%। इसीलिए फीमेल्स के लिए कंपैरेटिवली थोड़ा मुश्किल होता है टू लूज वेट, हार्मोन्स की वजह से। और हार्मोन्स में भी स्पेसिफिकली 3 स्टेजेस ऐसी लाइफ में, फीमेल की लाइफ में आते हैं कि जो उसकी वेट लॉस की जर्नी हो या हेल्थ और वेलबींग की जर्नी हो, उसे थोड़ा इम्बैलेंस या डिस्टर्ब करते हैं। पहला आता है पीरियड्स, मेंस्ट्रुअल साइकिल। तो वो चाहो या ना चाहो, महीने में जो 4 दिन आते हैं वो एक फीमेल के बॉडी को डिफरेंटली अफेक्ट करता है कंपेयर टू मेल, और उसकी वजह से उसका वेट लॉस का जर्नी कहीं ना कहीं थोड़ा सा
डिफ़िकल्ट होता है Okay. फॉर मेजॉरिटी ऑफ वुमेन, स्पेशली आज जब फीमेल रिलेटेड इश्यूज़, पीरियड रिलेटेड इश्यूज़ बहुत ग्रोइंग स्टेज पे है, Correct. बहुत ज़्यादा है। Hmm. सेकेंड प्रेगनेंसी और थर्ड मेनोपॉज। तो एक Okay. फीमेल 3 में से एक स्टेज में तो होगी ही होगी, Very true. और उसके चक्कर में उसका जो वेट लॉस का स्ट्रगल है वो रियल स्ट्रगल हो जाता है। बट वो स्ट्रगल को अगर ख़त्म करना है तो उसका सिंपल सा अगर एक मैं कहूँ हैक, तो दैट इज़ एक्सेप्ट द स्टेज दैट यू आर इनटू। Okay. दैट कुड बी पीरियड्स। Hmm. ज़्यादातर फीमेल्स दे हेट द साइकिल ऑफ पीरियड, मेंस्ट्रुअल Oh. साइकिल। और मुझे तो बचपन से मम्मी ने ये सिखाया था, यू शुड सेलिब्रेट व्हेन यू आर इन पीरियड्स, बिकॉज दैट मीन्स आपका बॉडी बहुत अच्छे से फंक्शन कर रहा है। तो Correct. मेरा माइंडसेट ही पहले से ऐसा था, आई यूज्ड टू वेट दैट ओके चलो 4 दिन आ रहे हैं, लेट मी सेलिब्रेट दिस टाइम। और मुझे थैंकफुली, टच वुड, मे बी बिकॉज ऑफ जेनेटिक्स और लाइफस्टाइल, मुझे कभी भी पेन नहीं होता है, ना PMS होता है, ना पीरियड्स के दौरान। आई वर्कआउट ऑल्सो, आई वेट ट्रेन ऑल्सो, नॉट वेरी हैवी बट आई Okay. वेट ट्रेन मॉडरेट, जो मेरे बॉडी को सूट करे। ऑल थैंक्स टू माई मॉम एंड द अपब्रिंगिंग दैट आई हैड, जो उन्होंने मुझे माइंडसेट दिया। सो आई फील हर फीमेल को ये फील करना चाहिए कि वो मेनोपॉज हो, प्रेगनेंसी हो, डोंट हेट दैट प्रोसेस, बिकॉज Part of एनीवे your life. it's part of Enjoy your this. life, you can't avoid it. Correct, correct. So In that's fact, the main being thing. a female, this is one of the most important part of your life. Because of that, मतलब आप लाइफ के अदर पार्ट, आप एक माँ बन पाते हैं और आगे की लाइफ को टेक केयर कर पाते हैं। वेरी ट्रू। Absolutely. सो बेसिकली माइंड सेट की बात है कि आप हाँ, उस चीज़ को कैसे आप लेते हैं। आपने उसमें एक पॉजिटिव एसोसिएशन रखा, सो दैट्स वाई आपको प्रॉब्लम नहीं आती। बट जब आप किसी चीज़ के लिए नेगेटिव होते हैं तो इट बिकम पेनफुल एंड फ्रस्ट्रेटिंग। यस, बिकॉज बॉडी आपका दुश्मन बन जाता है ना जब आप करेक्ट। उस प्रोसेस को हेट करना शुरू कर देते हो या हम्म। धिक्कारते हो, तो और वो कंप्लेन भी करते रहते हैं, कंप्लेन मुझे भी ऐसा लग करते रहा है, हो। मुझे ऐसा लग रहा है, हाँ मुझे ऐसा लग रहा है, राइट। हाँ हाँ, बॉडी अच्छा, बॉडी सुन रहा सोसाइटी है। में भी ऐसा कुछ कंडीशनिंग है, मतलब हाँ गलती वुमेन्स की नहीं है, जनरली हमारे यहाँ सोसाइटी में भी इसको एज ए अलग नज़रिए से कि वो टाइम एक ऐसा टाइम है कि जहाँ पर आप को रेस्ट करना है, आप आइसोलेट लेना है, और छुआछूत भी पता नहीं क्या क्या तो वो मानते हैं। अभी भी है। आई थिंक बहुत सारे लोगों को लगता है नहीं नहीं अब तो ज़माना बदल चुका है, नहीं बदला है। आई थिंक स्टिल देर आर अ लॉट ऑफ, लाइक मेरे कुछ ऐसे हेल्थ कोचेस हैं जिनके साथ मैं बात जब करती हूँ और जब वो अपने चैलेंजेस बताते हैं, मुझे भी हैरानी होती है, यार आज भी ऐसा है समाज में जहाँ किचन में नहीं जाना या मंदिर में नहीं जाना या नीचे ही बैठना और कुछ कुछ प्रोसेसेस को मना कर देते हैं। आपने खाना बनाया, मैं नहीं खाऊंगा। तो आई थिंक इट इज़ टाइम अब आगे बढ़ने का आगे समय बढ़ने है। का। हाँ, तो एक चीज़ आपने बताई कि ड्यूरिंग दिस टाइम वर्कआउट जो आपने बोला करना चाहिए या नहीं करना चाहिए। सो उसमें बहुत वेरी करेगा पर्सन टू पर्सन, बट मैं एक जनरल गाइडलाइन दे देती हूँ। सबसे पहली चीज़ जो बिल्कुल नहीं करनी चाहिए जब कोई भी फीमेल पीरियड्स में है, दैट इज कॉन्स्टेंटली सिटिंग ओके एंड नॉट मूविंग। उनको लगता है पीरियड्स में मुझे बस रेस्ट करना है, दैट इज ट्रू, बचपन से यही कंडीशनिंग है, रेस्ट करना है, बट रेस्ट डज नॉट मीन इनएक्टिविटी, राइट। सो आपको एटलीस्ट जो करना है, सिटिंग को अवॉइड करो। आप अगर लंबे समय तक बैठे हुए रहोगे आपका पेन बढ़ेगा 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 और बढ़ेगा ही, अगर आप कुछ नहीं करते हो तो। दूसरा जो करना है वो है हर फीमेल को करना है, दैट इज वॉक एंड स्ट्रेच। ओके, दीज आर योर बेस्ट फ्रेंड्स ड्यूरिंग पीरियड्स। मैंने वीडियो भी बनाया है कि पीरियड के दौरान कौन से कुछ स्ट्रेचेस है जो आपको करने चाहिए, उससे पीरियड पेन भी कम होता है और बॉडी भी थोड़ा रिलैक्स्ड फील होती है। आप योर बॉडी इज़ वेरी स्टिफ ड्यूरिंग पीरियड्स, तो वो स्टिफनेस को दूर करने के लिए कोई भी स्ट्रेचेस जो आपको अच्छे लगते हैं आप वो कर सकते हैं। वॉक ज़रूर करो जब भी आपको अच्छा लगे। अभी तो विंटर जैसे हम कर रहे हैं, तो विंटर आने वाला है, ऑलमोस्ट आ चुका है, तो विंटर में तो बहुत अच्छा मौसम होता है, सुबह सनलाइट लेते लेते वॉक कर लो या रात को मूनलाइट के अंदर वॉक कर लो। थर्ड थिंग, वेट ट्रेनिंग करना चाहिए कि नहीं करना चाहिए। हैवी वेट ट्रेनिंग अवॉइड करना चाहिए इन मोस्ट केसेस। आप अगर हाई इंटेंसिटी इंटरवल ट्रेनिंग कर रहे हो, नहीं करना चाहिए इन मोस्ट केसेस, बिकॉज योर बॉडी इज ऑलरेडी गोइंग थ्रू समथिंग, करेक्ट, उसमें स्ट्रेस नहीं देना चाहिए। मैं क्या करती हूँ, मैं मॉडरेट वेट लेती हूँ, सो आई डोंट स्टॉप कम्प्लीटली वेट ट्रेनिंग। मैं क्योंकि आप ऑलरेडी उस प्रोसेस को कई सालों से फॉलो कर रहे हैं। हाँ मैं कर बट रही हूँ। जो लोग नहीं करते उनके लिए एटलीस्ट बेसिक वर्कआउट करते रहे, बेसिक वॉकिंग वर्कआउट है एंड स्ट्रेचिंग है, हाँ दैट इज सफिशिएंट। एब्सोल्युटली, एंड आई विल रेकमेंड वेट ट्रेनिंग। एवरी फीमेल शुड वेट ट्रेन। क्या बात है, ये तो एक सबसे बड़ा जनरली लोगों को मैंने देखा है कि जिनको वेट लॉस करना है, डायबिटीज, कोई भी हेल्थ इश्यूज़ है, जस्ट मॉर्निंग वॉक करो एंड दैट इज़ मोर देन सफिशिएंट। और उन्होंने फिटनेस वॉच भी लगा रखी है। बट दोनों में क्या चीज़ ज़्यादा ज़रूरत है, मतलब एक तरफ है वॉकिंग, जस्ट वॉकिंग, एंड दूसरी तरफ है वेट ट्रेनिंग, विच इज़ बेटर अकॉर्डिंग टू यू? वॉकिंग पहले तो एक्सरसाइज नहीं है,
ओके। तो मैं उसे एक्सरसाइज नहीं गिनती हूँ। हमने वॉकिंग कब से सीखा था? 1 साल के थे तब से सीखा था ना, हाँ, हाँ। तो तब से हम कर रहे हैं, तो उसे थोड़ी ना एक्सरसाइज कहते हैं, दैट्स एन एक्टिविटी, अगर इट्स अ वो सही रूटीन। होता तो इतने लोग ओबीस क्यों होते थे? हाँ, हुँ, सो इट इज गुड फॉर मेंटेनेंस। ठीक है। वॉकिंग जरूर करना चाहिए, बट वो मेंटेनेंस है। हुँ, ग्रोथ एक चीज देता है वेट ट्रेनिंग। ओके। सो मुझे अगर कहना हो कि वॉकिंग एंड वेट ट्रेनिंग में ज़्यादा ज़रूरी क्या है, नो डाउट वेट ट्रेनिंग ज़्यादा ज़रूरी है। 10 टाइम्स, 100 टाइम्स, 1000 टाइम्स क्या बात है! वेट ट्रेनिंग, लाइक एवरी, नो मैटर व्हाट इज योर एज, हुँ, हुँ। स्पेशली इफ यू आर अबव 18 तो 100%। हुँ, हुँ। फीमेल हो तो भी 100%। आज नॉर्मल डिलीवरी बहुत ही रेयर हो चुकी है, वन ऑफ द रीजंस इज वेट ट्रेनिंग नहीं कर रहे हैं। पहले के ज़माने में लोग वेट ट्रेनिंग करते थे, हमारे दादी नानी करते थे। जब मटका वज़न और इधर, मटकी रख के आते हाँ थे इधर सब। बच्चा रखते थे, नेचुरली हाँ, वो वेट ट्रेन, मटका आज डंबल बन चुका है। हाँ। वो जो चक्की। चक्की पीस रहे थे तो वो हाँ, चक्की आज बारबेल बन चुका है। हाँ। तो थिंग्स हैव चेंज्ड। अभी आप हुँ, चक्की नहीं पीस रहे हो, अभी आप कुएं में पानी भरने के लिए नहीं जा रहे हो, अभी आप बच्चा इतने उठा उठा के नहीं घूम रहे हो। तो दैट मीन्स वी नीड, एंड दैट टू एट अ वेरी डिफरेंट एज यू आर डूइंग दैट। तो पहले से ही आपके बॉडी को स्ट्रेंथन करने के लिए इट इज़ इम्पॉर्टेंट दैट यू वेट ट्रेन, ज़रूरी है। क्योंकि आपके बॉडी में 30 के बाद स्पेशली इतना ज़्यादा मसल लॉस हो जाता है, स्पेशली इन अ फीमेल, हुँ, हुँ। कि आप इमेजिन नहीं कर सकते। नेचुरली फैट बढ़ेगा, नेचुरली मसल लॉस हो जाएगा विदाउट डूइंग एनीथिंग। एंड डायबिटीज़ हो, ओबेसिटी हो, फैटी लिवर हो, या कोई भी लाइफस्टाइल डिसऑर्डर हो, उसमें सिर्फ ओवर फैट का प्रॉब्लम नहीं है, अंडर मसल का भी प्रॉब्लम है। यस, यस। आप जानते हैं ये बात। बिल्कुल, तो बिल्कुल। अंडर मसल होना इज़ अ वेरी वेरी बिग प्रॉब्लम जो हम सोच ही नहीं मेटाबॉलिज़्म भी रहे हैं। पूरा डाउन हो चुका है। मेटाबॉलिज़्म वीक होगा तो कैलोरी फैट में कन्वर्ट होने वाली है। तो जो आपने बताया कि वेट ट्रेनिंग करनी चाहिए, स्ट्रेंथ हम्म ट्रेनिंग करनी चाहिए, द पॉइंट हम्म इज़ दैट। अब अगर वुमेन्स अगर वेट ट्रेनिंग करेंगी तो मेल्स जैसे मस्कुलाइन नहीं बन जाएँगी? ये बहुत बार आता है सवाल कि यार डोले शोले बन यस, जाएंगे यस, मतलब तो वो जो फीमेल का जो एक एग्ज़ैक्ट फिगर या जो बॉडी रहती है, वो मस्कुलाइन ऐसा कन्वर्जन तो नहीं हो जाएगा? जो भी फीमेल मुझे ये कहती है ना कि डोले शोले बन जाएंगे, उनको मैं चैलेंज देती हूँ ओपनली, बना के दिखाओ, डोले शोले बना के दिखाओ। संभव ही नहीं है। क्यों संभव नहीं है? क्योंकि आपके बॉडी में टेस्टोस्टेरॉन जो ग्रोथ हुँ, हार्मोन चाहिए, वो उतने लेवल पे है ही नहीं जो एक मर्द में होता है। वो राइट। मर्द बेचारे 2-2 घंटे जिम में वर्कआउट करके मर गए, उनके डोले शोले नहीं बन रहे, आपके कहाँ से हुँ, बनेंगे? एंड आई हैव बीन वेट ट्रेनिंग सिंस ऑलमोस्ट 9 इयर्स नाउ, ओके। 8.5 9 इयर्स। हुँ, तो 9 आपको साल देख में के लग रहा है 9 साल में मेरे तो आई नो ब्लेजर है, बट हाँ, व्हेनेवर यू सी मी अदरवाइज इन हाँ, वीडियोस आल्सो, आप नहीं देखोगे कि मेरे कोई डोले शोले, यू विल सी अ टोन्ड बॉडी। टोन्ड बॉडी, तो वो मीनिंग चेंज करना है। और मैं करेक्ट। दूसरा बता दूं, लेट्स से हुँ, बन भी गए, हाँ। वैसे बनते तब है जब आप स्टेरॉइड ऐसी कोई चीज, एक्सटर्नल चीज ले हाँ, लेते हो। कोई स्पोर्ट्स में जाना है, कुछ हाँ, वो इधर अलग बॉडी चीज़ है। बिल्डिंग में जाते हो, दैट्स अ डिफरेंट स्टोरी ऑल राइट। टुगेदर, यू हैव सीन हुँ, दैट, तो वो अलग ही चीज है। और दूसरा, अगर बन भी गए, लेट्स से वर्स्ट केस सिनारियो, तो हाँ, मैं ये कहती हूँ कि आपको इतने बड़े फैट के लेयर लेकर घूमने में अगर शर्म नहीं आ रही है, हाँ। तो डोले शोले लेकर घूमने में शर्म नहीं आनी क्या चाहिए। बात है, अमेज़िंग। इट इज़ टाइम दैट वी चेंज द परसेप्शन कि यस। एक हट्ठे गट्ठे इंसान को देखते हैं ना, तो कहते हैं हाँ सब खाते पीते घर का लग रहा है, सब हुँ, सही है। पर जब भी कोई दुबली पतली या लड़की या कोई लड़का दिख लेता है, क्या हुँ, यार कोई तकलीफ है, लकड़ी जैसा लग रहा है, एकदम करेक्ट, सूखा हुआ लग रहा है, कोई तकलीफ है घर पे। सही बात मेरे है। साथ भी ऐसा होता था। हुँ, जब शादी कर ली उसके बाद, जब आई वॉज रियली वेट ट्रेनिंग एंड हाँ, वर्किंग आउटफिट भारत तब जब शुरू किया, तो मुझे लोग कमेंट में लिखते थे कि तू पतली लड़की कैसे लोगों को सिखाएगी, हुँ, पहले खुद पे काम कर। सो पीपल यूज टू थिंक दैट हुँ, मोटा होना इज बीइंग हेल्दी। हाँ। अभी भी बच्चे भी वो गोलू-मोलू उनको खींचते रहते हैं, लेकिन वो गोलू-मोलू करने से उनकी ज़िंदगी कितनी ख़राब हो रही है। हाँ। तो जो हम अभी वेट पे बात कर रहे थे, आपने बहुत अच्छा बताया कि हार्मोनल उसकी वजह से हम्म होता ही नहीं है, हम्म मेल में होता है एंड फीमेल में होने की पॉसिबिलिटीज़ कम ही रहती है। अब आता है कि ज़्यादातर लोगों का ये रहता है कि अगर मुझे वेट लॉस करना है या फैट वेट कम करना है कुल मिला के नॉर्मल एक लेमैन को, तो बोलते हैं कि सर मैं डाइट पे ज़्यादा फोकस करूं या एक्सरसाइज पे फोकस क्या करूं? तो आपके हिसाब से क्या होना चाहिए? दोनों में क्या ज़्यादा इंपॉर्टेंट है? आपका स्ट्रेंथ क्या है वो ढूंढो और उस पर वर्क करो। ओके। सो मैं 2 आंसर इसमें देती हूँ। पहला, तो सबका बॉडी क्योंकि डिफरेंट है, तो मैं यहाँ बोल दूंगी डाइट, तो यहाँ पर कुछ लोग बोलेंगे चलो डाइट तो करने से रहे, छोड़ते हैं। नहीं, आप देखो आपका स्ट्रेंथ क्या है, दोनों में से एक आपका स्ट्रेंथ होगा। कोई ऐसा हुँ, है बंदा कि जिसको लगता है कि नहीं, आप
खाने पे मुझे कुछ मत बोलो, एक्सरसाइज कर सकता हूँ मैं, ग्रेट, स्टार्ट विद दैट। आपका बॉडी इतना इंटेलिजेंट है, द मोमेंट आप वर्कआउट शुरू करते हो टंग पे कंट्रोल आ जाता है, माइंड पे कंट्रोल आ जाता है, फिर आप है ना गलत चीज़ों को क्रेव नहीं करते हो। आई हैव सीन दिस पर्सनली, जिस दिन मैं वेट ट्रेनिंग करती हूँ या वर्कआउट करती हूँ उस दिन मेरे खाने की चॉइसेस मैं ना चाहकर भी हेल्दी ही रखती हूँ, हेल्दी हो जाती है, बिकॉज योर बॉडी डिमांड्स इट। एंड जिस दिन मेरा वर्कआउट नहीं होता ना, कुछ दिन हो गए, आज तो चल जाएगा, आज तो आने दो। उसी दिन क्रेविंग होता है, उसी दिन ऐसा लगता है कि चल जाएगा। हाँ, इसके लिए मैं, जब मेरे से लोग ये बात करते हैं तो मैं इसका ये आंसर करता हूँ कि ये जैसे एक्सप्लेन करता हूँ कि डाइट डिसाइड योर वेट एंड एक्सरसाइज डिसाइड योर शेप, सो बोथ आर इम्पॉर्टेंट। डाइट का अपना रोल है, एक्सरसाइज का अपना रोल है। सो ट्रू, एब्सोल्युटली, आई कंप्लीटली अग्री। एंड इसीलिए आप देखो कि क्या पॉसिबल है, आप क्या कर सकते हो। किसी के लिए ऐसा होगा नहीं नहीं मुझे तो वर्कआउट तो बिल्कुल पसंद नहीं है, मैं तो कभी जिंदगी भर नहीं करूंगा, इट्स ओके, स्टार्ट विद डाइट देन। आपके लिए जो संभव है वो करो, शुरू करना जरूरी है। देयर इज समथिंग कॉल्ड लॉ ऑफ मोशन। एक पहिया होता है ना, उसे जब आप धक्का मारते हो, बस वो धक्का मारना जरूरी है, फिर तो पहिया अपने आप आगे चलने वाला है, मोमेंटम बिल्डअप हो जाता है, फिर वो मोमेंटम बीच में थोड़ा रुकेगा, वापस से धक्का दो। दिस इज द साइकिल ऑफ लाइफ कि आप पुश करो, फिर चलेगा अपने आप, फिर वापस पुश करो, फिर अपने आप चलेगा। सो इट्स गोइंग टू बी अप एंड डाउन, अप एंड डाउन। स्टार्ट विद समथिंग विच इज ईजी। एंड दूसरा आंसर, अगर मुझे जनरली बोलना हो कि ज्यादा वेट लॉस पे क्या असर करता है, तो मैं आपको दो तरीके से अगेन उसमें समझाती हूँ, क्योंकि मैं नहीं चाहती बहुत ज़्यादा मैं टेक्निकल हो जाऊँ। देयर इज समथिंग कॉल्ड TDE, टोटल डेली एनर्जी एक्सपेंडिचर। उसमें 100% अगर हम कैलोरी पूरे दिन में बर्न करते हैं तो 70% आपका जो BMR, बेसिक मेटाबॉलिक रेट है, उससे होता है। सो बेसिकली सर्वाइवल के लिए जो आपका बॉडी कर रहा है, सांसें चल रही है, धड़कनें चल रही है, उसमें 70% कैलोरी बर्न होता है। फिर आपका जो एक नीट होता है, फिर एक ईट होता है, एक्सरसाइज एक्टिविटी थर्मोजेनेसिस, नॉन एक्सरसाइज एक्टिविटी थर्मोजेनेसिस। तो आपने 1 घंटा वर्कआउट किया, वो ईट में आएगा। आपने एवरी आवर थोड़ा थोड़ा मूव किया, एक्सरसाइज स्नैक किया, वो नीट में आता है। ईट जो है वो सिर्फ 5% आता है, मतलब कि आपका जिम में 1 घंटा देना वो सिर्फ पूरे दिन में से 5% ही कैलोरी बर्न करता है, विच इज टू लेस, सबसे कम। राइट। नीट 15% करता है और खाना 10% करता है। सो ये अप्रॉक्सीमेट रेशियो है। तो मैंने आपको पूरा एक TDE के माध्यम से बताया। तो ज़्यादा ज़रूरी क्या है, अलग तरीके से अगर मैं समझाऊं तो आप दिन में 1 ही बार एक्सरसाइज करते हो पर खाते हो 5 बार। तो 5 बार डिसाइड करो कि क्या खाना है, वो ज़्यादा ज़रूरी हो जाएगा इन अ वे। सो अगर वो हिसाब से देखें तो 80% डाइट है, 20% एक्सरसाइज है। राइट, क्योंकि कैलोरी का इनटेक हम इतना कर रहे हैं, और जो इसको और सिंप्लीफाई करके अगर समझें कि जितना खाना से हमें एनर्जी मिलता है कंज्यूम करने से, उसका 80% उस खाने को डाइजेस्ट करने में खर्च हो जाता है। हाँ जी, बिल्कुल बिल्कुल। तो ज़रूरी है कि हम डाइट पे आपने एक पॉइंट बोला क्रेविंग्स, राइट? हाँ। तो क्रेविंग होती क्यों है, मतलब इसके पीछे कोई साइंटिफिक रीजन है, कुछ डेफिशिएंसीज वगैरह होती है उसकी वजह से होती है, क्या होता है एक्चुअल में? सबसे पहला और बड़ा रीज़न इमोशनल क्रेविंग होता है। Okay. इमोशनल रीज़न होता है जब भी हम बहुत ज़्यादा दुखी या बहुत ज़्यादा खुश है, मतलब जब लड़की ने हाँ बोल दिया तभी भी क्रेविंग होता है, जब लड़की ने ना बोल दिया, ब्रेकअप हो गया, तभी भी क्रेविंग। सो बेसिकली व्हेनेवर वी आर वेरी हैप्पी, इमोशनल रोलर कोस्टर में होते हैं, तब जाके हमें क्रेविंग सबसे ज़्यादा होता है। दूसरा जो फैक्टर है दैट इज़ फिजियोलॉजिकल फैक्टर, तो उसमें न्यूट्रिशनल डेफिशिएंसी 100% आता है। एग्जाम्पल है कि कुछ लोगों को बहुत ज़्यादा सॉल्टी खाने की ही इच्छा होती है, कुछ लोगों को ज़्यादा स्वीट खाने की इच्छा होती है, कुछ लोगों को क्रिस्पी क्रंची आवाज़ आए वैसी कुछ खाने की इच्छा होती है। तो हर एक के साथ एक न्यूट्रिशनल डेफिशिएंसी जुड़ी हुई होती है। जैसे कि मैं सिंपल सा एग्जांपल दूं, जब आप पूरे दिन के दौरान प्रोटीन इनफ नहीं लेते हो तो आपको रात को शुगर क्रेविंग होगा। ओके। सो मोस्ट केसेस में जो रात का शुगर क्रेविंग होता है दैट इज इक्वल टू प्रोटीन डेफिशिएंसी इन द डे। इसीलिए आप देखोगे कि डिनर में स्पेशली हमारा डिनर इज कम्प्लीटली डिवॉइड ऑफ प्रोटीन, उसमें नहीं होता है प्रोटीन। तो उसकी वजह से आपको रात को 11-12 बजे
कुछ तो मीठा खाने की इच्छा होती है। राइट। या कुछ लोग कहते हैं डिनर के बाद, डिनर अभी कंप्लीट किया, हाँ, वापस अभी से कुछ मीठा। डेजर्ट या कुछ लेना बोले चाहिए। थोड़ा तो गुड़ या थोड़ा तो खजूर, कुछ तो मुझे हाँ, मीठा खाना ही पड़ेगा, करेक्ट। अगर स्वीट नहीं तो दूसरा कोई। तो ये इसीलिए अगर आप प्रोटीन खा के देखो, पूरे हुँ, मील में, पूरे दिन में आपका बॉडी का जो रिक्वायरमेंट है आप पूरा करोगे, देयर इज नो वे कि आपको शुगर का क्रेविंग क्रेविंग्स होगा। होगी। और क्या डेफिशिएंसीज़ हो सकती हैं सो क्रेविंग के लिए? सो सिंपल दूसरे तीसरे कुछ एग्जांपल्स अगर मैं दूं, मैग्नीशियम हुँ, अगर आपके बॉडी के अंदर कम है तो अगेन आपको चॉकलेट खाने की इच्छा हो सकती है। सो वैसे हुँ, बहुत सारे अलग 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 फैक्टर है। एक और वजह है जो है डिहाइड्रेशन इन द बॉडी। कभी हाँ, कभी वाटर को रिप्लेस करके हमें ऐसा लगता है कि हमें प्यास नहीं लगी, भूख लगी है। सो हुँ, समटाइम्स नॉट हैविंग इनफ वाटर ऑल्सो टर्न्स इनटू अ क्रेविंग। तो देखना है कि क्या पूरे दिन में 2.5 लीटर एवरेज पानी पी रहे हैं या नहीं। जिस दिन पिया होगा उस दिन आपकी 100% क्रेविंग जो है उसका जो रेट है कम हो जाएगा फॉर श्योर। गट हेल्थ का कोई कनेक्शन है वेट से, वेट मैनेजमेंट से, वेट लॉस से? मैं क्या कहूँ उसके लिए, मतलब 100% कनेक्शन कोई भी बीमारी का, हुँ, ओबेसिटी हो या कोई भी बीमारी। हिपोक्रेटस ने भी वो कहा है और आयुर्वेद ने इतने सालों हजारों सालों पहले कहा है कि सारी बीमारियां पेट से शुरू होती है। सो हुँ, मोटापा भी पेट से शुरू होता है। वो सिंपल सा लॉजिक है कि आपकी हार्मोनल इम्बैलेंस बोलो या आपका डाइजेस्टिव सिस्टम बोलो या गट ब्रेन एक्सेस बोलो, सब कुछ यही हुँ, तो कंट्रोल कर रहा है। और क्योंकि यही कंट्रोल कर रहा है, जिस इंसान को कॉन्स्टिपेशन, गैस, ब्लोटिंग, इंडाइजेशन है, उसका कोई ना कोई किस्म से वजन का प्रॉब्लम होने की संभावना है, या तो कोई ना कोई लाइफस्टाइल डिसऑर्डर होने की संभावना है। एक छोटा सा एग्जांपल मैं देती हूँ कि ओबेसिटी और गट कैसे कनेक्टेड है। हम कहते हैं गट हेल्थ यानी उसके अंदर 2 किस्म के बैक्टीरिया है, अच्छे बैक्टीरिया, बुरे बुरे बैक्टीरिया। बैक्टीरिया। अच्छे बैक्टीरिया ज़्यादा होने चाहिए, बुरे बैक्टीरिया कम होने चाहिए। आज प्रॉब्लम ये हो चुका है कि बुरे बढ़ चुके हैं और अच्छे कम हो चुके हैं, जिसे हम कहते हैं गट डिसबायोसिस। तो ये जो गट डिसबायोसिस है उसमें एक रिसर्च किया गया कि जो लोग ओबीज होते हैं हुँ, उनके अंदर स्पेसिफिक, मैं नाम भूल रही हूँ अभी, बट स्पेसिफिक कोई एक बैड बैक्टीरिया पाया गया हुँ, कि जो बार बार शुगर क्रेव करता है। वो शुगर डिमांड करता है। हमें लगता है कि हमें मुझे भूख लग रही है, यस, लेकिन अंदर वाले भाई लोग माँग रहे होते हैं। यस। तो जब भी आपको शुगर क्रेविंग या ज़्यादा खाने की इच्छा होती है ना, दैट मीन्स एक्चुअली फिजियोलॉजिकल या बॉडी को या टंग को या माइंड को नहीं चाहिए, ब्रेन को हुँ, नहीं चाहिए। वो एक्चुअली आपका बैक्टीरिया मांग रहा है, बिकॉज फाइबर फीड्स गुड बैक्टीरिया, जिसे यस। प्रीबायोटिक कहते हैं, बट हुँ, शुगर फीड्स बैड बैक्टीरिया। तो जब आप ओबीज होते हो या मोटे होते हो, तब आपके बॉडी में वो स्पेसिफिक बैड बैक्टीरिया बढ़ते हैं, जिसकी वजह से ना चाहकर भी आप ज़्यादा शुगर, ज़्यादा रिफाइंड कार्ब्स क्रेव करोगे, इन रिटर्न और ज़्यादा ओबीज हो वो एक जाओगे। विशियस साइकिल है। आपको क्रेविंग हुई, खाया, फिर और ब्लड शुगर बढ़ेगा, फिर वो बैक्टीरियाज़ बढ़ेंगे, तो एक वो ट्रैप है, जिससे एब्सोल्युटली, निकलना बहुत डिफ़िकल्ट हो जाता है। एब्सोल्युटली। ग्रेट। सो जो वेट मैनेजमेंट की हम बात कर रहे हैं, वेट मैनेजमेंट में कई बारी कुछ विटामिन्स की डेफिशिएंसी भी होती हैं, जिसकी वजह से भी वेट को कम करना हम्म, डिफ़िकल्ट हो जाता है। हम्म, जैसे आज अगर हम इंडिया में देखें तो 80% 70% विटामिन डी डेफिशिएंट हैं, करेक्ट। बी12 का डेफिशिएंसी है। तो क्या ये डाइट से पूरे हो सकते हैं या इनके लिए सप्लीमेंटेशन इज़ द राइट वे? पहले मैं B12 की बात करूं तो हुँ, B12 जो है वो ज़्यादातर फर्मेंटेड चीज़ में होता है, हुँ, बैक्टीरिया से B12 मिलता है। करेक्ट, तो वो सिर्फ नॉन वेजिटेरियन फूड से मिल सकता है, एग से मिल सकता है और नॉन वेज फूड से मिल सकता है। बी12, B12 वो ओके, डाइट में से, वेजिटेरियन डाइट में से लेना बहुत मुश्किल है। कुछ वेजिटेरियन सोर्सेज है जैसे कर्ड, उसमें बैक्टीरिया होता है, हुँ, लैक्टोज लैक्टिक एसिड बनता है, वो एक पूरा जो फर्मेंटेशन प्रोसेस है उससे आपको मिलेगा, बट बहुत निग्लिजिबल। निग्लिजिबल आपको इवन फर्मेंटेड फूड्स जैसे कि इडली, हुँ, डोसा, उत्तपम, खमण वगैरह ये या सब, हाँ ढोकला, हांडवा जैसी गुजराती डिशेस हुँ, वगैरह वगैरह, उसमें से आपको मिल जाएगा फर्मेंटेड कोई भी चीज़। अचार है घर पे बनाया हुआ, कांजी भी ऐसी एक कोई डिश है। हाँ हाँ हाँ, कांजी या वो सावरक्रॉत, किमची, ये सभी में हाँ, आपको B12 मिलेगा, बट इट विल नॉट बी सफिशिएंट इन मोस्ट केसेस। खा के ओके, देखो, होता है तो देर इज़ अ हाई चांस नहीं होगा। सो उस केस में व्हाट आई रेकमेंड इज, आपका लेवल अभी देखो कितना है। आपके रिपोर्ट में लिखा हुआ आता है कि 212 से कम है, दैट मीन्स नॉट गुड। 300 है मतलब गुड, नो। अकॉर्डिंग टू मी जो फंक्शनल न्यूट्रिशन है उसके हिसाब से आइडियल रेंज आपके B12 की होनी चाहिए 500 से 800 के बीच में।
ओके और लोगों को लगता है मेरा तो 400 लेवल है, मेरा तो 300, नो, इट इज़ बॉर्डर लाइन लो, ओके तो नॉट गुड एट ऑल। तो आपका 500 एंड अबव होना चाहिए। 500 टू 800 के बीच में, ओके उससे उससे कम नहीं होना चाहिए, 500 से हम्म नीचे बिल्कुल नहीं होना चाहिए। तो वो आप देखो मेंटेन कर पा रहे हो एंड एजुकेट योरसेल्फ। बहुत सारे लोग मेरे पास आते हैं, ब्लड रिपोर्ट देखते हैं और मैडम मेरे को तो पढ़ना नहीं आता, प्लीज़ आप मुझे बता दो, एंड देन आई एजुकेट देम। क्या पढ़ना नहीं आता? राइट साइड लिखा हुआ है, हाँ रेंज तो लिखा हुआ है मतलब। एटलीस्ट उतना तो समझो। अब सही कभी बात। कभी वो रेफरेंस रेंज भी ऑफ कोर्स फंक्शनल नहीं होता, सही नहीं होता या लेटेस्ट नहीं होता, दैट्स अ डिफरेंट स्टोरी, बट एटलीस्ट जो लिखा है या बोल्ड करके आता है ना, तो एटलीस्ट थोड़ा आप समझो एंड एजुकेट करो अपने आप को, तो वो ज़रूरी है। तो उसके लिए यू नीड टू रिलाई ऑन सप्लीमेंट्स। मैं बिल्कुल नहीं मानती थी पहले सप्लीमेंट में, बिकॉज आई वॉज ब्रॉट अप इन अ फैमिली जो नेचुरोपैथी और आयुर्वेदिक कल्चर फॉलो करता था, और मेरे दादाजी सभी अगेंस्ट एलोपैथी थे कम्प्लीटली। तो मेरे माइंडसेट में ही यही था कि कभी भी सप्लीमेंट, या मुझे तो ऐसा ही लगता था सप्लीमेंट मतलब दवाई है, तो बिल्कुल नहीं लेती इनकी थी। ज़रूरत नहीं है। But when I became a certified advanced supplement advisor, I learned how important it is in the current scenario. क्योंकि सॉइल इज़ डिप्लीटेड, न्यूट्रिशन नहीं है उसमें, तो प्लांट में कहाँ से आएगा? हमारी एयर इज़ पोल्यूटेड, वाटर इज़ पोल्यूटेड, फूड इज़ पोल्यूटेड, एवरीथिंग, इवन आवर विचार इज़ पोल्यूटेड, पीपल आर पोल्यूटेड, सो वेयर विल यू गेट योर न्यूट्रिशन? तो इसीलिए आपको जब जो खाने में से नहीं मिल रहा है, सप्लीमेंट करना है विथ अ टैबलेट और Okay. व्हाटएवर जो आपको आपके बॉडी की न्यूट्रिशनल नीड को पूरा करे, क्योंकि ना लेना तो और नुकसान करेगा, बट Correct. गुड क्वालिटी लेना आपको सपोर्ट करेगा। सो आई स्टार्टेड, मेरा भी बहुत लो था, तो मैंने वो लेना शुरू किया। सो दैट्स द आंसर फॉर B12। नाउ फॉर डी, क्या विटामिन डी फूड से मिल सकता है? इन मोस्ट केसेस नहीं मिल सकता है। फोर्टिफाइड फूड आप ले लो, जैसे कुछ कुछ फूड में विटामिन डी फोर्टिफाइड होता है, या आप मशरूम और एग, ये दो में विटामिन डी होता है इफ़ यू टेक इट, बट अदरवाइज इट इज़ नॉट सफिशिएंट। सनलाइट इज़ द सेकेंड ऑप्शन कि जो आप ले सकते हो, बट आजकल अगर आप सनलाइट भी इनफ लेते हो, इट विल नॉट बी सफिशिएंट। मैं स्काई डाइवर हूँ। Okay. मैं यूएस में सुबह 8 से लेकर शाम को 5 बजे तक मैंने 7 दिन कंटिन्यूअस स्काई डाइव किया, तो भी मेरा विटामिन डी लेवल नहीं इम्प्रूव हुआ था। माई विटामिन डी वंस यूज टू बी 3.3, Okay. एक्सट्रीमली लो, जो आइडियली 50 होना चाहिए वो 3.3 था, बहुत ही कम था मेरा। और मैंने इतना सन एक्सपोजर लिया, स्काई डाइविंग में बहुत ज़्यादा सन एक्सपोजर होता है, तो मैंने वो लिया तो भी मेरा नहीं बढ़ा था। तो इसका मतलब क्या है? आज अगेन जो पोल्यूशन है और जो रेज आने चाहिए सनलाइट के, और एक्चुअली बेयर बॉडी आपको लेने हैं Bare body. सही तभी, बात और है। स्पेशली द टॉर्सो, द बैक साइड ऑफ द टॉर्सो, तो उसमें मैक्सिमम ऑब्जॉर्प्शन होता है और सिंथेसाइज होता है विटामिन डी, जो आपका स्किन बनाता है, जो हम लेते नहीं है। पर सनलाइट के खुद के बहुत फ़ायदे हैं, तो वो ज़रूर लेना चाहिए। बट डी के लिए सप्लीमेंट इज़ द थर्ड थिंग विच इज़ वेरी वेरी अगेन अ मस्ट। तो मैं तो मेरे क्लाइंट का जब भी ब्लड रिपोर्ट, मैंने हज़ारों ब्लड रिपोर्ट देखे होंगे, जैसे आई एम श्योर सर आपने बहुत सारे रिपोर्ट देखे, उसमें आपने विटामिन डी B12 ये सबसे कॉमन देखा सबसे होगा। कॉमन पैटर्न है। जिसमें नहीं होता मतलब वो सप्लीमेंट ले रहे हैं हाँ। क्योंकि आज ऑलमोस्ट सभी के अंदर कोई ना कोई D B12 कमी पाई ही गई है। सो आज की आपके हिसाब से मतलब अगर कोई डेफिशिएंसी है तो सप्लीमेंटेशन ले लेना चाहिए, उसमें कोई बुराई नहीं है। एंड एक अच्छी दैट्स क्वालिटी ऑल्सो का वन रीज़न, सप्लीमेंटेशन। अच्छी क्वालिटी के। आई स्टार्टेड माई ओन ब्रांड। द ओनली रीज़न सप्लीमेंट ब्रांड शुरू करने का पर्पज़ ही मेरा यही था कि मैं चाहती थी कि लोगों को, जब मैं लोगों को एजुकेट कर रही हूँ, हज़ारों के सेशंस जब मैं ऑनलाइन ले रही हूँ, तब मुझे लोग पूछ रहे कौन सी ब्रांड लें। तो मुझे क्या करना पड़ता था, 10 ब्रांड घर पे मंगाओ और फिर ट्राई करो और फिर लोगों को करवाओ और केस स्टडी करो और फिर मैं बताऊँ। इट वाज अ लेंदी प्रोसेस। आई थॉट लेट मी जस्ट मेक, बिकॉज देन बहुत बार ऐसा भी हो जाता है ना कि कोई पसंद आ गया बट उसमें एक आध इंग्रेडिएंट ऐसा जो आपको पसंद नहीं आया। करेक्ट करेक्ट। तो उस चक्कर में मैंने आई जस्ट क्रिएटेड माई ओन ब्रांड। ओके। सो आपके खुद के ब्रांड किस ब्रांड से हैं? RHN, इट्स कॉल्ड RHN. RHN। यस, RHN एंड सत्वम, ये दोनों मैंने रेंज क्रिएट किया। एक डिसीज रिवर्सल के ऊपर बहुत पावरफुली वर्क करता है। ओके। सत्वम ब्रांड, जो इवन Okay. किसी को डायबिटीज़ है, किसी को फैट लॉस में सपोर्ट चाहिए सही तरह से, बिकॉज आज बहुत गलत भी चीज़ें लोग यूज़ कर रहे हैं, या वो फैटी लिवर हो सकता है, किडनी स्टोन जैसे इश्यूज हो सकते तो हैं। क्रॉनिक लाइफस्टाइल डिसीजेस के लिए भी एक अलग Absolutely. सेपरेट रेंज है। तो यहाँ पर मैं एक चीज़ पूछना चाहता हूँ, क्योंकि मैं पिछले 15 साल से सप्लीमेंट इंडस्ट्री में काम कर रहा हूँ, एंड आई हैव सीन लॉट ऑफ पीपल राइट, वो टाइम से ओमेगा 3, टाइम से मल्टीविटामिन और सारी चीज़ें ले रहे होते हैं, लेकिन लाइफस्टाइल पे काम नहीं करते। तो क्या सिर्फ सप्लीमेंट लेने से वो बीमारियों को प्रोटेक्ट कर सकते हैं? मेरा हमेशा से ये फॉर्मूला रहा है, लाइफस्टाइल फर्स्ट, सप्लीमेंट सेकंड।
नाम ही सप्लीमेंट है, राइट? हाँ, नाम ही सप्लीमेंट, इट्स नॉट अ रिप्लेसमेंट नहीं है। रिप्लेसमेंट। तो रिप्लेस नहीं करना है ना, हमें करेक्ट, हमें पहले जो बेसिक है, फंडामेंटल है, उस पे फोकस करना है। राइट, फिर जो ट्रू। उसमें कमी आ रही है उसमें आप सप्लीमेंट लो। अब उसमें ऐसे भी आई विल बी वेरी ऑनेस्ट एंड शेयर दिस कि कभी कभी मेरे पास ऐसे क्लाइंट भी आते हैं या मेरे कोचेस के पास ऐसे आते हैं कि जो ये कहते हैं नहीं नहीं मेरे लिए तो कुछ भी करना पॉसिबल ही नहीं है, मे बी उनकी उम्र हो चुकी है, मे बी उनकी कंडीशंस ऐसी है कि वो ओपन ही नहीं है। राइट। तो उस केस में हम शुरुआत सप्लीमेंट से ज़रूर करते हैं। हाँ, जो माँ आलसी टाइप के लोग हैं, जिनको कुछ करना नहीं है, करना नहीं है तो क्या है, हाँ टैबलेट दे दो ना, ले लेते हैं, तो वो भले शॉर्टकट वाले सप्लीमेंट लोग। से, बट लाइफस्टाइल अल्टीमेटली चेंज करनी ही हाँ, पड़ेगी और चाहिए। मतलब ज़्यादा बेहतर रिजल्ट तब मिलते हैं जब आप एक लाइफ़स्टाइल चेंज करेंगे, तो इसमें आइसिंग ऑन द केक, यू विल गेट मच मच बेटर रिजल्ट्स। एब्सोल्युटली। ग्रेट, अमेजिंग। एक चीज़ और मैंने ऑब्जर्व की है, जैसे आपसे डिस्कस कर रहा था कि देयर आर सर्टेन टेस्ट, जैसे क्या होता है कि हर किसी की बॉडी अलग अलग है, राइट? हर किसी के जीनोटाइप अलग अलग है, हर किसी का इन्वायरमेंट अलग अलग होता है। तो अब साइंस बहुत तरक्की कर चुका है, तो ऐसा कोई मेथड है जिससे हम प्रिडिक्ट कर सकें कि आने वाले टाइम में किसी पर्सन को ये बीमारियां हो सकती हैं, या उसके लिए इस तरह का न्यूट्रिशन काम करेगा या नहीं करेगा? पर्सनलाइजेशन इज द पर्सनलाइजेशन, फ्यूचर। पर्सनलाइज न्यूट्रिशन। यस, यस। पर्सनलाइजेशन इज द फ्यूचर, क्योंकि आज ऐसा हो चुका है कि सब कुछ एआई बता रहा है ना। हाँ, हाँ। आप एआई को पूछो मेरे को क्या खाना, कितनी कैलोरी, क्या प्रोटीन सोर्स, क्या एक्सरसाइज करूं, वीडियो दो मेरे को, लिंक दो, यू आस्क एनीथिंग एंड इट विल गिव यू अ होल प्लान। करेक्ट। तो वो तो जेनेरिक प्लान हो गया, बट हम्म। व्हाट वी नीड इज नॉट अ जेनेरिक बट अ जेनेटिक प्लान। ओके। तो मैं जेनेटिक्स के ऊपर बहुत बातें करती हूँ इसीलिए क्योंकि आपका बॉडी जो है वो अलग है किसी और के बॉडी से। दुनिया में बिलियंस ऑफ लोग हैं, इतने लोगों के बीच में नो टू पीपल आर द सेम। फिंगरप्रिंट से लेकर, आइरिस से लेकर, आपके फूड हैबिट से लेकर, बाल से लेकर, नथिंग इज़ द सेम। और इसीलिए ज़रूरी है कि आप ये देखो कि अगर किसी और को मीडियम साइज़ रेड टी शर्ट अच्छी लग रही है तो आपको पता होना चाहिए मुझे लार्ज येलो कलर अच्छा लगता है, मेरे हम्म। को मीडियम नहीं चलेगा और रेड कलर नहीं मुझे सूट होता है। तो यू नीड टू सी कि आपके बॉडी को क्या सूट होता है। वेरी किसी ट्रू। को गेहूं सूट होता है, आपको नहीं होता। किसी को कॉफ़ी सूट होती है, आपको नहीं होती। या आपको मिल्क सूट करता है, किसी और को नहीं करता। तो यू नीड टू अंडरस्टैंड दिस। और उसके ऊपर से वेलोसिटी जेनेटिक्स इज अगेन वन ऑफ माई ब्रांड्स दैट आई एम रियली हैप्पी कि उसकी वजह से इतने सारे लोगों को हेल्प मिल रहा है। क्या जेनेटिक होता है बेसिकली, थोड़ा सा बताइए। सलाइवा बेस्ड डीएनए प्लान होता है, सिंपल है। आपके ओके। हर एक सेल जो है, 37.2 ट्रिलियन सेल्स है बॉडी में, हर एक सेल के पास इंफॉर्मेशन है, डीएनए है। आपके बाप दादा जो जिए और जो आपको पास ऑन किया, दैट्स अ डीएनए, जो जन्म के साथ आप लेकर आते हैं मृत्यु तक होता है, वो कभी चेंज नहीं होता। तो वो जो डीएनए है वो अगर आप समझ लो कि क्या बीमारियाँ, क्या तकलीफ़ें, क्या मेरे शरीर में मैं ऐसा लेकर आया हूँ कि जो शायद फ्यूचर में मुझे प्रॉब्लम क्रिएट कर सकता है, जिसे हम जेनेटिक एक्सप्रेशन कहते हैं। राइट। कौन से जीन एक्सप्रेस हो सकते हैं? जैसे मैंने जब मेरा रिपोर्ट निकलवाया तो मेरे रिपोर्ट में 2 रिस्क थे, एक ओबेसिटी का रिस्क और एक डायबिटीज़ का। अब मैं अपने आप को देखो 2018 में करवाया था, तो आई एम लाइक यार मेरे को कहाँ वो ओबेसिटी होगा, मैं तो दुबली पतली लड़की हूँ, या मुझे कहाँ डायबिटीज़। बट देन आई कीप चेकिंग एवरी 6 मंथ्स मेरे ब्लड रिपोर्ट में HbA1c, फास्टिंग, इंसुलिन, फास्टिंग ब्लड शुगर, सब कुछ मैं देखती हूँ टू सी कि मेरा ब्लड शुगर मार्कर बराबर है कि नहीं। वेट चेक करती रहती हूँ, फैट मसल रेशियो चेक करती रहती हूँ। तो मुझे पता चलता है हाँ कभी कभी मेरा ओवर होने की संभावना बढ़ जाती है, बट आई टेक केयर सो दैट प्रिडिक्टिव हेल्थ केयर। एक होता है क्यूरेटिव, एक होता है प्रिवेंटिव, और जो अब नया ज़माना आया है दैट इज़ प्रिडिक्टिव हेल्थ केयर। पहले से जान लो कि फैटी लिवर के चांसेस है इतने हद तक कि आपको अल्कोहल एडिक्शन होने के चांसेस है, इनफर्टिलिटी के चांसेस है, हार्ट अटैक आने के चांसेस है। सो इफ़ यू नो दिस फ्रॉम द बिगिनिंग, ऑटोमेटिकली वो आपको हेल्प करता है टू डिज़ाइन योर पर्सनलाइज प्लान। या कुछ नहीं तो एनहांस करना है आपका परफॉर्मेंस, या आपको वेलबींग बेटर करना है, तो देखो कौन सी चीज़ें आपको सूट कर रही है, कौन सा खाना सूट नहीं कर रहा है, क्या वर्कआउट करना, क्या वर्कआउट नहीं करना, इवन कौन सी इंजरी हो सकती है। तो बहुत सारी चीज़ें हैं जो आप जान सकते हैं। सो लगभग कितना टाइम लगता है टेस्ट और रिपोर्ट के आने में? 1 महीना, 1 मंथ लगता है? 1 मंथ। सो व्हेन यू गिव द टेस्ट, वो लैब में जाता है, पूरा स्टडी होता है और आपका एक पर्सनलाइज रिपोर्ट बन के आता है। इट्स लाइक योर भगवत गीता, बाइबल, कुरान कह लो, आपकी हाँ, ज़िंदगी मतलब का। वो ज़िंदगी का है। सो द पॉइंट इज़ दैट कि जैसे कि किसी की फैमिली हिस्ट्री है डायबिटीज़ की, या किसी की फैमिली हिस्ट्री है कैंसर की, टेस्ट कराया और बेसिकली जीन्स तो ट्रांसफ़र होते ही होते हैं। अगर ये रिपोर्ट है
तो सामने वाले को पता चल जाता है कि फ्यूचर में कैंसर की रिस्क है, तो मुझे अल्कोहल, स्मोकिंग इन्हें अवॉइड करने की ज़रूरत है, क्योंकि रिस्क तो थी और ऊपर से अगर ये हैबिट भी डाल दी तो और जल्दी प्रॉब्लम आएगी वो। तो बेसिकली एक बहुत बड़ा रोल प्ले करेगी लोगों को फ्यूचर में जो बहुत लाइफ थ्रेटनिंग डिजीज होने वाली हैं उनसे प्रिवेंट और प्रोटेक्ट करने के लिए। एंड दैट वाज द रीज़न व्हाई वी स्टार्टेड दिस। हमारा इंटेंशन यही था, मेरा और मेरे मेंटर स्नेह सर, मेरे मेंटर, और मैं उनको बहुत, आई एम इंडेटेड टू हिम फॉर वॉट एवर आई एम डूइंग, स्नेह देसाई। तो उन्होंने ही डिसीजन लिया कि फिट भारत शुरू करते हैं। उन्होंने, अभी मैं जो कर रही हूँ सब कुछ उन्होंने ही गाइड किया है और मैं कर रही हूँ। तो वेलोसिटी जेनेटिक्स के साथ काम जो हम कर रहे हैं, द इंस्पिरेशन इज़ हिम हु सेड कि आज ये नॉलेज सब तक पहुँचे, क्योंकि लोग है ना बहुत आलसी हो चुके हैं, लोग हिलते नहीं हैं, बट व्हेन दे सी कि ओके रिपोर्ट में ये आया है तो एक अवेयरनेस आता है और फिर वो बदलाव लाते हैं जो शायद पहले नहीं कर रहे थे। एंड दिस इज लाइक वंस इन अ लाइफ टाइम, एक बार करके आप बस रखो अपने कपबोर्ड में एंड कीप चेकिंग व्हेनेवर नीडेड। राइट। एक जो आपने बात करी कैलोरी की बीच में, तो ये जो वेस्टर्न कल्चर से आया, पहले तो हमारे यहाँ ज़माने में कैलोरी वगैरह का कोई झंझट ही नहीं होता था, लोग सादा सिंपल खाते थे और हेल्दी रहते थे। तो जैसे एग्जांपल, 2 पर्सन हैं, एक इंसान 500 कैलोरी पेस्ट्री से कंज्यूम कर रहा है और एक इंसान हरी सब्जियों से, तो कैलोरी तो सेम है बट इसका इम्पैक्ट अलग आएगा बॉडी में। एब्सोल्युटली। सो एक इक्वेशन है जो मैं हमेशा देती हूँ, दैट इज H इज इक्वल टू N डिवाइडेड बाय C। हेल्थ इज इक्वल टू न्यूट्रिएंट्स डिवाइडेड बाय कैलोरीज। कोई भी कैलोरी के सामने जितना ज़्यादा न्यूट्रिशन होगा उतनी ही ज़्यादा जवानी आएगी। जिस कैलोरी के सामने न्यूट्रिशन कम होगा उतनी ही बीमारी और बुढ़ापा आएगा। तो एग्जाम्पल है, आपने बोला एक 500 कैलोरी का एक पेस्ट्री या ऐसा कुछ केक है, और दूसरी साइड 500 कैलोरी का सैलेड है। सो 500 कैलोरी मतलब इट विल बी टू मच ऑफ वेजीज या फ्रूट्स जो आप शायद एक साथ नहीं खा पाओगे, बट लेट्स से आप खाते हो तो क्या होगा, इसमें 500 कैलोरी खाकर जो पेट भरेगा और जो आपको एनर्जी मिलेगी उससे कई गुना ज़्यादा एनर्जी आप 200 कैलोरी का सैलेड भी खा लोगे तो भी वो आपको देगा। द रीज़न बीइंग दोनों में कैलोरी शायद सेम है या इसमें और कम है, बट तो भी यहाँ न्यूट्रिशन ज़्यादा है सैलेड में। मींस विटामिन, मिनरल, फाइबर, फाइटोन्यूट्रिएंट्स, एंटीऑक्सीडेंट्स सारे ज़्यादा। यस, फाइटोन्यूट्रिएंट्स। कैलोरी प्लस न्यूट्रिशन, राइट? यस। एंड द सोर्स ऑफ कैलोरी इज वेरी इंपॉर्टेंट। ये कैलोरी जंक फूड, प्रोसेस फूड से आ रही है, दैट इज डेंजरस। और अगर वही कैलोरी लाइव फूड, फ्रूट्स, वेजिटेबल, गॉड मेड फूड से आ रही है, so that is helpful। इसे ये भी समझ सकते हैं। बिल्कुल, और कैलोरी से मुझे कोई लेना देना नहीं है, मुझे प्रॉब्लम है ही नहीं। आवाकाडो में बहुत कैलोरी होती है, कोकोनट ऑयल में बहुत कैलोरी होती है, घी में बहुत कैलोरी होती है, बट ये सारी पावरफुल चीज़ है, दीज आर सुपर फूड्स एंड यू शुड हैव इट। तो कैलोरी से प्रॉब्लम नहीं है, प्रॉब्लम बस एक ही है, न्यूट्रिशन, कि उसके अंदर का न्यूट्रिएंट क्या है। तो न्यूट्रिएंट मिला कि नहीं मिला, उसके लिए सिंपल सा फॉर्मूला है, ईट द रेनबो। डिफरेंट कलर, वैरायटी ऑफ फ्रूट्स, पूरे दिन में कितने कलर के आपने खाने खाए, आपने फ्रूट्स, वेजिटेबल्स या जो भी आपकी थाली है, क्या एक ही बेज या सिंपल क्रीम या वाइट कलर की है खाना, या एकदम फीका फीका कलर है, या फिर कलरफुल आपकी थाली है, ग्रीन भी है, रेड भी है, ऑरेंज भी है, और पर्पल भी है, वाइट भी है, सब कुछ। शिवांगी मैम, सबसे बड़ा चैलेंज जो लोग फेस करते हैं आज की डेट में वो ये है कि जो बिजी वर्किंग प्रोफेशनल्स हैं या वर्किंग वुमेन्स हैं, उनके लिए कैसा रूटीन या क्या डाइट प्लान होना चाहिए वेट लॉस करने के लिए, बिकॉज दे फाइंड इट वेरी डिफिकल्ट, घर पे रहते नहीं हैं, इतनी सारी रिस्पॉन्सिबिलिटी है। तो इज देयर एनी वे या कोई सिंप्लीफाई मेथड हो आपका? मैं एक सिंपल सा अगर फॉर्मूला दूं, वेरी वेरी सिंपल, दैट विल बी FM2 फॉर्मूला। FM2। ओके। FM2 क्या है? स्टार्ट विथ फूड। सो फूड में चेंजेस वो लाइए जो आपके लिए आसान है लाना। सिंपल एग्जांपल, अगर आप लेट्स से बर्गर खा रहे हो बाहर, तो पूरा मैं ही नहीं कह रही हूँ कि बर्गर ही चेंज कर दो। आई एम सेइंग बर्गर के साथ जो चिप्स आ रही है ना, उसके बदले साइड ऑफ सैलेड ले लो। या लेट्स से कि आप लंच खा रहे हो बट उसमें सैलेड ऐड नहीं किया है, ऐड कर दो। या पूरे दिन में एक फ्रूट नहीं खाते हो, ऐड कर दो। सी अ स्मॉल चेंज, सो मेक अ चेंज इन द फूड। दैट्स द फर्स्ट। सेकेंड इज M स्टैंड्स फॉर मूवमेंट। तो हमने जो बात करी उसमें से देखो कौन सा एक छोटा मूवमेंट है, स्टार्ट स्मॉल। एग्जाम्पल, लोगों का प्रॉब्लम क्या है, 1 साल की जिम की मेंबरशिप ले लेते हैं, 15 दिन भी नहीं जाते। तो जिम को पैसा दे रहे हैं बट खुद कुछ नहीं कर रहे हैं, तो डोंट डू दैट। एक पुशअप 6 महीने के लिए करना इज मच मोर पावरफुल
देन 1 महीना जिम ज्वाइन करना एक और दिन फिर पुशअप छोड़ करना। देना, या मैं कहूँ 1 हफ्ता भी जिम ज्वाइन कर लेना। करेक्ट। तो एवरी डे बेसिस पे आप क्या करते हो, दैट मैटर्स मच मोर। तो आप ये देखो कि कम से कम समय में ज़्यादा से ज़्यादा कंसिस्टेंसी आप कैसे बिल्ड कर सको, बिकॉज ओके। दैट्स द मोस्ट इम्पॉर्टेंट। इसीलिए तीसरा एम आता है, दैट इज़ माइंड सेट, एंड आई थिंक वो सबसे ज़्यादा ज़रूरी है। जो लोग ये कहते हैं ना, मैं तो बहुत बिजी हूँ या मेरा तो बहुत काम रहता है वगैरह, इसीलिए तो एक्सरसाइज के लिए टाइम नहीं मिलता मैम, इसीलिए ये सब चीज़ों के लिए टाइम नहीं मिल पाता है। एंड आई अंडरस्टैंड। नहीं, इंस्टाग्राम की रील के लिए टाइम है, रात को नेटफ्लिक्स देखने के लिए टाइम है, लेकिन सुबह उठ के अपने ऊपर काम करने के लिए टाइम नहीं है। तो उनके ऐसे जीव जंतुओं के लिए क्या बोलना चाहेंगे? देखो, हमारी लाइफ ही ऐसी और माइंडसेट ही ऐसा है, माइंड ऐसे डिज़ाइन हुआ है कि बुरी चीज़ें इजीली हो जाती अडॉप्ट कर है। लेता है, प्लेजर ड्रिवन हमारा माइंड है। प्लेजर ड्रिवन, वो बुरी चीज़ें करने के लिए या आदतें अपनाने के लिए मेहनत नहीं लगती, एफर्टलेस है वो। एफर्टलेस है। ये जो अच्छी आदतें हैं ना, वो बिल्ड करने में मेहनत लगती है, डिसिप्लिन लगता है, कमिटमेंट लगता है, एक्शन लगता है। तो आप सोचो कि आप मीडियोकर ज़िंदगी जीना चाहते हो, देन डू दैट। आई डोंट माइंड, आप मत एक्सरसाइज करो। कुछ लोग ऐसे होते हैं हाँ, डले रहो मगरमच्छ की तरह, दिन भर पॉपकॉर्न खाते रहो, जो मर्जी एंड दे है। आर ओके विद दैट, आई एम ऑल्सो ओके विद दैट। मुझे हम्म। प्रॉब्लम उन लोगों से है कि जो ये कहते हैं कि हमें टाइम नहीं मिल रहा है, टाइम नहीं मिल रहा है, हेल्थ पे फोकस भी नहीं कर हाँ, रहा, करना भी है और ड्रामेबाजी भी करना है। फिर मतलब। एंड में कंप्लेन करते हैं कि मुझे तो ये बीमारी हो गई। फिर कंप्लेन मत करो, आप ही ने चूज किया है ये हम्म। लाइफ। सो अगर आपने चूज किया है कि नहीं, मुझे ऐसे पेन में मुझे चलेगा, मैं जल्दी मर जाऊंगा चलेगा, बट मुझे पूरा खा के मरना है, मुझे भले बीमारियां हो जाए, मुझे भले दवाइयां, अगर आप ये कहते हो, फॉलो फॉलो वॉट एवर यू आर डूइंग। अच्छा, यहाँ पर एक बहुत अच्छी बात कही आपने कि मरना तो सबको है, हम्म, तो फिर खा पी के ही मरो। क्यों इतना डाइट करना, ये करना, जाना तो सबको ही एक दिन है। बिल्कुल तो फिर अच्छे खा पी के जाओ ना। बिल्कुल। तो वो खा पी के ज़रूर जाए, बट वो अपने आप से पूछे कि जो आप एवरीडे बेसिस पे क्वालिटी ऑफ इमोशंस जो आपके हैं, हम्म। क्या वो अच्छे हैं इतना जंक खाने के बाद? देयर इज़ नो वे अच्छे होंगे। हम्म। तो द क्वेश्चन इज़ कि आप यहाँ के लेवल पे जी रहे हो, यहाँ के लेवल पे जी रहे हो, या यहाँ के लेवल पे जी रहे हो। तो जो लोग यहाँ जी रहे हैं, उनके लिए तो बस वो खाना ही सब कुछ है, वो खाने के लिए जीते हैं, जीते ना हैं। कि जीने के लिए खाते हैं। तो उनको मैं क्या ही समझाऊँ, वो नहीं समझ पाएंगे। राइट। वो शायद ये पॉडकास्ट देखेंगे भी नहीं, हम्म। अब तक पहुंचेंगे ही नहीं होंगे हाँ। यहाँ तक पॉडकास्ट में। सो आई थिंक वी आर टॉकिंग टू दीज और दीज काइंड्स ऑफ पीपल, एंड आई एम श्योर कि एक अवेयरनेस आ ही जाएगा उनके माइंड में, और उनको ये पता चल ही जाएगा कि हाँ यार, अगर सिंपल सा एग्जांपल, मैंने पैसे कमा भी लिए, बहुत सारे पैसे कमा लिए, वर्ल्ड टूर कमा लिया, बट उसके बाद भी अगर नी पेन है ना, तो वर्ल्ड टूर मुझे खुशी नहीं देगा। आपके पास ढेर सारे पैसे हैं, बट पैसों से आप नींद कहाँ खरीद सकते हो? तो करेक्ट। वो सारे रियलाइजेशन कभी ना कभी लोगों को आ ही जाते हैं। द क्वेश्चन इज़ नॉट अबाउट कि यार जो लोग हेल्दी लाइफस्टाइल जीते हैं, क्या वो लाइफ को एंजॉय नहीं करते? अरे वो सबसे ज़्यादा लाइफ को एंजॉय करते हैं, क्योंकि जो वेरी लोग ट्रू। सुबह सुबह बेड पे लेट तक सोते हुए रहते हैं, उनको लगता है ये सुबह वर्कआउट करने वाले लोग जो है बेवकूफ़ लोग हैं, बट हम्म। उनको क्या पता कि पुअर सुबह की पीपल वो जो सुबह सुबह भाग रहे। पुअर पीपल उनको लगता है, बट जो लोग सुबह भागते हैं उनको लगता है वो पुअर पीपल है, जो इतनी सूरज की सुबह सुबह रोशनी और इतनी ठंड और उसमें वॉक करना और नेचर का साथ ये मिस कर रहे हैं, वो लोग गरीब है। हम्म। या उनको लग रहा है कि ये लोग तो कच्चा घास सलाद फूस खाते खा रहते रहे हैं, हैं, घास फूस खाते घास रहते फूस खा रहे हैं, बट उनको ये नहीं पता कि ये घास फूस खाकर फिर जो संडे को हैं। हम्म। एकाध मील में जब वो एकाध बार शुगर ले लेते हैं ना, उसका जो मज़ा है वो हम्म। हर रोज़ शुगर लेने में नहीं है। राइट। तो आई थिंक इट्स ऑल अबाउट परसेप्शन। सही बात है, परसेप्शन है, प्रायोरिटीज़ हैं, एंड किस तरह की क्वालिटी ऑफ लाइफ एक्सपीरियंस करना चाहते हैं, क्योंकि हम्म परमात्मा ने सबको टाइम तो उतना ही दिया हुआ है। हम्म बट कहते हैं कि आप कितने साल जिए वो मैटर नहीं करता, उन सालों में कितने जिए वो मैटर करता है। तो एब्सोल्युटली। अगर ये हेल्दी हैबिट और हेल्दी लाइफस्टाइल अडॉप्ट कर ली, तो हर दिन हर मोमेंट को आप एंजॉय करने वाले हैं। बिल्कुल अदरवाइज जाना तो सभी को है। बिल्कुल। एक है कि आप हंसते खेलते हुए जाएं, और दूसरा है कि आप वेंटिलेटर पर डले रहें, पाइप लगे रहें, और घर वाले इंतजार करें कि बाबूजी कब जाएंगे। हाँ एंड आई हैव भाई। सीन पीपल, क्योंकि जब आप बीमार पड़ता है कोई भी पर्सन, तो भले आपने इंश्योरेंस करा रखा है, लेकिन वो जो ट्रॉमा, जो पेन से बाकी के फैमिली मेम्बर्स गुजर रहे होते हैं, एंड दैट इज़, मतलब उसको आप एक्सप्लेन नहीं कर नहीं कर सकते। सकते। जब एक इंसान परिवार में बीमार होता है, तो एक नहीं होता, चारों होते हैं, क्योंकि 100%। उसका असर तो सभी के ऊपर सभी आ के रहा है। और सिर्फ ऊपर। 4 नहीं होता, उसकी आने वाली जनरेशन भी तो उस पे मतलब असर आने आज वाला है। अगर कोई यंग एडल्ट है, 35, आपकी शादी है, 5 साल का बच्चा है, और आपने अनहेल्दी लाइफस्टाइल की, हार्ट अटैक आया, चले गए,
आपने उस बच्चे की तो ज़िंदगी बर्बाद कर दी ना, एब्सोल्युटली। अपने लिए ना सही, उस बच्चे के लिए, उस वाइफ के लिए, उस पेरेंट के लिए तो अपनी सेहत का ख्याल रखें। मैं थोड़ा सीधी बात इसलिए करता हूँ किसी को समझ आ जाए। हाँ, नहीं 100% आपने बिल्कुल सही बताया कि कुछ लोग जो ये मानते हैं कि खा खा के हाँ, मरेंगे, पर मेरा सवाल है मौत तो जब आएगी तब आएगी, वेरी ट्रू। बट उससे पहले जीते जी हम जो मर चुके हैं हाँ, उसका तो कोई अर्थ ही नहीं है ना। करेक्ट एंड देयर इज करेक्ट। अ बुक, ब्यूटिफुल बुक बाय डॉक्टर विक्टर फ्रैंकलिन, लाइफ्स सर्च फॉर मीनिंग। थोड़ी मुश्किल किताब है समझना, क्योंकि वो वर्ल्ड वॉर 2 का पूरा एक सिनारियो बताया है कि जो लोग जिंदा रहे प्रिजन में और जो बहुत अत्याचार हुआ उनके ऊपर, कैसे जिंदा रहे, कौन जिंदा रहे, उसके ऊपर का पूरा बुक है। उसका क्रक्स ये है कि अगर आपके इकिगाई जो कहता है हाँ, कि आपके पर्पस, ज़िंदगी में अगर जीने का कोई मकसद नहीं है तो आप लंबा और हेल्दी नहीं जी पाओगे। वेरी ट्रू। तो ब्लू जोन्स करके जो दुनिया में जगह हैं, हाँ, ब्लू जोन्स, ज़्यादा उम्र वाले लोग हैं। यस, तो जापान में एक ओकिनावा करके ओकिनावा, जगह है। सो लास्ट ईयर मैं 2 बार जब जापान विजिट किया, ओकिनावा उसमें से मैंने जब विजिट किया, आई वाज मेस्मराइज्ड टू सी द कल्चर। क्या बात है। शाम को 7:30 बजे हम डिनर ले रहे हैं, और पहले दिन जब हम पहुंचे ओकिनावा 7:30 बजे को हमने राइस ऑर्डर किया। जो भी मील था उसमें राइस या रोटी ऐसा ऑप्शन था, आई मीन ब्रेड। तो हमने बोला राइस, एंड दे सेड कि राइस इज ओवर, एंड वी आर लाइक अभी तो खुला होगा ना। बोले नहीं, हमारा 8 o'clock वी शट डाउन एवरीथिंग। सो 8 बजे पूरा सुमसाम हो जाता है, 9 बजे तक लोग सो जाते हैं एंड सुबह जल्दी उठते हैं हमारे गुजरात में ओकिनावा तो में। पार्टी शुरू होती है 10-11 के बाद, 12 बजे बाद। हाँ, एब्सोल्यूट। सो द पॉइंट इज ब्लू जोन्स, हाँ, वहाँ पे जो लोग हैं वो सबसे हेल्दीएस्ट लॉन्गेस्ट लिविंग पॉपुलेशन है। वो इसीलिए मरते हैं क्योंकि उनको कोई हार्ट अटैक आया, कैंसर हुआ, नहीं इसीलिए मरते क्योंकि उम्र हो गई है। इवन 100 साल के लोग जो है स्क्वाट कर सकते हैं, घुड़सवारी कर सकते हैं, इतने वेरी हेल्दी ट्रू। लोग होते हैं। तो उनकी लाइफ को भी देखा गया तो उनकी लाइफ में जीने का कोई मकसद था, पर्पस था। वो पर्पस छोटा हो सकता है कि मुझे मेरे बच्चे के लिए जीना, इट कुड बी एज नहीं स्मॉल नहीं, एज दैट। सोसाइटी में कंट्रीब्यूट करने के लिए कुछ और भी हो सकते हैं, राइट। बड़ा भी हो सकता है, छोटा भी हो सकता मैंने है। बहुत अच्छा पॉइंट मैम ऐड बताया आपने कि आई हैव सीन पीपल, राइट, जो लोग जनरली 55-60 पर रिटायरमेंट ले लेते हैं। रिटायरमेंट के बाद जब वो घर पे बैठ जाते हैं, अब उनके पास कोई पर्पस नहीं है, तब उनको और ज़्यादा बीमारियाँ, स्ट्रेस, एब्सोल्युटली। एंजाइटी, डिप्रेशन, लोनलीनेस और ये सारी चीज़ों को मिला के फिर उनकी और हालत बिगड़ती जाती है, क्योंकि अब बिल्कुल, उनके पास कोई पर्पस नहीं है। पहले पर्पस नहीं सुबह है। उठना है, जाना है, ये करना है, जिम्मेदारियाँ थी। स्ट्रेसफुल वर्क वाज बेटर देन नो वर्क करेक्ट करेक्ट, उनके लिए। सही बात है। क्योंकि रिटायरमेंट के बाद कितने सारे लोगों को हेल्थ चैलेंजेस आ जाते हैं, वही बहुत सारे वजह लोगों है। को। और रिटायरमेंट एक्चुअली होना ही नहीं चाहिए, हम्म, रिटायरमेंट होना चाहिए रिस्पॉन्सिबिलिटी से। हाँ, बट रिटायरमेंट का मतलब है टाइम फॉर योर सेल्फ। वेरी ट्रू। एंड आप थके हो, अब आप रिटायर योर सेल्फ, नाउ रीवायर योर सेल्फ इन अ वे। तो अपने आप को अब मौका दीजिए कि अब नई जिंदगी जी सके। तो कभी भी अपने पर्पस को ना छोड़े, और वो लोग लंबा जीते हैं जिनके लाइफ में मकसद है, और मकसद यस, ऐसा है जो अपने साथ जुड़ा हुआ नहीं है ना, तो और ज़्यादा जीते हैं कि मुझे करेक्ट। लोगों के लिए जीना है, लोगों को कुछ देना है। अगर मैं अच्छा जीऊँगा, हेल्दी जीऊँगा, तो उसकी वजह से समाज को बहुत अच्छा मैसेज मिलेगा। जब वो पर्पस आ जाता है ना, तो वो आपका ख्याल रख लेते हैं हेल्थ का। फिर आपको ज़्यादा माइंडसेट रखने की ज़रूरत नहीं पड़ती। पर आई थिंक दैट्स लाइक द वेरी बिग लेवल और वेरी हाई लेवल। बट उससे पहले अगर शुरू करें तो अपने घर से शुरू करो कि मेरा बच्चा मुझे देख रहा है बड़ा होके, मैं उसे मैं स्मोक करता नहीं दिखना चाहता, वगैरह वगैरह, हम्म, वॉट एवर दैट इज़, बट डिसाइड दैट। ग्रेट। तो शिवांगी जी, बहुत अच्छा लगा आपसे बात करके, एंड बहुत सारी चीज़ों पे आपने बहुत डिटेल में बताया। एंड आई एम श्योर जो भी लोग इस पॉडकास्ट को देख रहे हैं, आपको भी बहुत कुछ लर्निंग मिली होगी। मेरी आप सभी से रिक्वेस्ट है कि इस पॉडकास्ट को आप अकेले मत, अपनी फैमिली के साथ ज़रूर देखिए, क्योंकि बीपी, शुगर, थायराइड, पीसीओडी, ये लाइफस्टाइल डिजीज़ बहुत तेज़ी के साथ बढ़ रही हैं। और जब तक आप अपने आप को एजुकेट नहीं करेंगे, एम्पावर नहीं करेंगे, तब तक इन बीमारियों से जीत पाना बहुत मुश्किल है। सो आई थिंक मैम ने बहुत सारा अपना एक्सपीरियंस और बहुत छोटे छोटे चेंजेस बताए लाइफस्टाइल में, कि डाइट में क्या करना है, एक्सरसाइज में क्या करना है। एंड आई एम श्योर अगर आप इन छोटे छोटे चेंजेस को भी अप्लाई करना शुरू करेंगे, एंड यू विल सी द मैजिक इन योर लाइफ। सो थैंक यू सो वेरी मच शिवांगी मैम फॉर ज्वाइनिंग दिस अमेजिंग थैंक यू सो पॉडकास्ट। मच सर। एंड अगर आप इस चैनल पे पहली बार आए हैं तो मेरी रिक्वेस्ट है फटाफट इसे सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को हिट कर दें, क्योंकि ऐसे ही बहुत सारे अमेजिंग नॉलेज से पावर पैक्ड पॉडकास्ट आपको और भी मिलते रहेंगे। सो थैंक यू सो मच।